चलो, गुड मॉर्निंग। सबको दिख रहा है? पीपीटी दिख रहा है सबको? तो आज का हमारा जो टॉपिक है ये है जीन रेगुलेशन। तो जीन रेगुलेशन जो है ये हम दोनों भी प्रोकैरियोट एज वेल एज यूकैरियोट में पढ़ेंगे। तो जैसे कि अपन ने स्टार्ट किया था इस यूनिट में सेंट्रल डॉग्मा ऑफ लाइफ से, जिसमें अपन ने 3 प्रोसेसेस जो मेजर प्रोसेस आपके सेल को सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंट होती है, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, ये तीनों भी प्रोसेस अपन ने डिटेल में पढ़ी थी, बोथ इन यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट्स। तो जो आपका यूकैरियोट्स है और आपका जो प्रोकैरियोट्स रहेगा, ये दोनों में भी आपकी 3 प्रोसेस पाई जाती है। तो ये दोनों में भी अगर ये तीनों ही प्रोसेस आपकी प्रेजेंट है तो रेगुलेशन आपको ये तीनों लेवल पे करना पड़ेगा। मतलब आपको रेगुलेशन जेनेटिक लेवल पे करना पड़ेगा, उसके बाद में आपको ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे करना पड़ेगा, तो अपन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे जो रेगुलेशन होता है उसको भी पढ़ने वाले हैं। तो एट जीनोमिक लेवल, उसके बाद में ट्रांसक्रिप्शन लेवल और उसके बाद में ट्रांसलेशनल लेवल पे अपन जीन रेगुलेशन पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जीन रेगुलेशन में जो भी बेसिक है उसको पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद में अपन स्टार्ट करेंगे एट जीनोमिक लेवल और एट ट्रांसक्रिप्शन लेवल। तो व्हाट इज़ जीन एक्सप्रेशन? तो फर्स्ट, जीन एक्सप्रेशन मीन्स it is the process by which information from a gene is used in the synthesis of functional gene product। तो जो भी आपका फंक्शनल जीन प्रोडक्ट है, इसको अगर आपको प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए आपके पास में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। तो जैसे हमारे पास में इंफॉर्मेशन क्या होती है कोई भी फंक्शनल जीन प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो हमारे पास में डीएनए होता है। तो डीएनए का जो भी कोडिंग रीजन होता है उसको अपन यूज़ करते फॉर द सिंथेसिस ऑफ फंक्शनल जीन प्रोडक्ट। तो इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ जीन, तो वो इंफॉर्मेशन कौन से फॉर्म में होती है? तो हमने ये पढ़ा है जेनेटिक कोड में कि वो आपका एक पर्टिकुलर कोडॉन वाले फॉर्म में होता है, और उसी आपके कोडॉन्स को या इंफॉर्मेशन को आपको प्रोटीन के लिए यूज़ करना है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए यूज़ करना है। तो जो भी आपका मैसेज डीएनए में था उसको हमने ट्रांसक्राइब किया पहले एमआरएनए में। अब एमआरएनए में जो भी कोडॉन्स है, जो भी कोडिंग इन्फॉर्मेशन लिखी है, उसको आपका राइबोसोम रीड करता है और उसके बाद में उसी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से प्रोटीन को बनाना स्टार्ट करता है। तो इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ जीन इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ फंक्शनल जीन प्रोडक्ट कॉल्ड एज जीन एक्सप्रेशन। तो जीन एक्सप्रेस हुआ ये अपन कब बोलेंगे? जब आपके पास में फाइनल फंक्शनल जीन प्रोडक्ट आ जाएगा। अब फंक्शनल जीन प्रोडक्ट का मतलब क्या? तो फंक्शनल जीन प्रोडक्ट मतलब हमेशा आपके लिए वो प्रोटीन नहीं है। जैसे जीन की बात अगर बात करते हैं अपन, तो जीन मतलब आपका एक डीएनए का फ्रैगमेंट जिसमें आपका प्रोडक्ट के लिए इंफॉर्मेशन लिखा है। तो प्रोडक्ट क्या है आपका? तो अगर आप उस जीन को ट्रांसक्राइब करते हो एमआरएनए में, मतलब मैसेंजर आरएनए में, तो आपको फाइनल प्रोडक्ट प्रोटीन मिलेगा। तो आप बोलोगे कि मेरा जीन एक्सप्रेस हो गया है। बट अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वो जीन अगर एमआरएनए बना के नहीं देता, वो जीन आपका दूसरा आरएनए आपको बना के दे रहा है, जैसे राइबोसोमल आरएनए बना के दे रहा है, या फिर टीआरएनए बना के दे रहा है, या फिर अदर आरएनए है वो बना के दे रहा है, तो उस केस में आप उसको जीन एक्सप्रेशन नहीं बोलोगे क्या? तो उस केस में हम उसको जीन एक्सप्रेशन बोलेंगे। बट वो जो आरएनए फॉर्म हुआ है उसके पास में प्रोटीन के लिए मैसेज नहीं है। तो हमारा इम्पोर्टेंस एक ही है, जीन एक्सप्रेशन मतलब सिंथेसिस ऑफ फंक्शनल जीन प्रोडक्ट। तो फंक्शनल जीन प्रोडक्ट जो है आपका, ये आपका प्रोटीन हो सकता है, या फिर ये आपका कोई भी
आरएनए हो सकता है। तो ये राइबोसोमल आरएनए है, ये अगर प्रोड्यूस होता है तो भी जीन एक्सप्रेस हो गया। टीआरएनए प्रोड्यूस हुआ तो भी जीन एक्सप्रेस हुआ। उसके बाद में आपका स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए प्रोड्यूस हुआ तो भी जीन एक्सप्रेस हुआ। मतलब किसी भी टाइप का अगर आरएनए प्रोड्यूस होता है तो हम बोलेंगे जीन एक्सप्रेस हुआ है। बट इन केस ऑफ एमआरएनए ओनली, अगर आपका एमआरएनए की अपन बात करते तो एमआरएनए अगर आपका सिंथेसिस होता है तो ये आपके जीन का फाइनल प्रोडक्ट नहीं है। आपके जीन का फाइनल प्रोडक्ट होता है एमआरएनए के केस में प्रोटीन। तो फाइनल प्रोडक्ट अगर आपका प्रोड्यूस हो गया तो अपन बोलेंगे कि हमारे जीन का कंप्लीट एक्सप्रेशन हो गया है। बट अगर फाइनल जीन प्रोडक्ट आपको नहीं मिला, फॉर एग्जांपल एमआरएनए तो आपने बना लिया बट आपने ट्रांसलेशन को इनहिबिट करके रखा है, मतलब ट्रांसलेशन नहीं हो रहा है तो प्रोटीन कैसे बनेगा। तो उस केस में आप बोलोगे कि ये जो मेरा जीन था उसका फाइनल प्रोडक्ट आपको फंक्शनल प्रोडक्ट नहीं मिला तो आपका जीन एक्सप्रेस नहीं हुआ। बट टीआरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए का जो जीन रहेगा उसके केस में आप ये नहीं बोल सकते, क्योंकि आपका राइबोसोमल आरएनए एंड टीआरएनए का फाइनल प्रोडक्ट प्रोटीन नहीं होता, ये खुद ही आपके जीन का फाइनल प्रोडक्ट है। तो राइबोसोमल आरएनए एंड टीआरएनए इसके जो जीन रहेंगे इसका अगर ट्रांसक्रिप्शन होता है तो फाइनल प्रोडक्ट आपका आरआरएनए एंड टीआरएनए रहेगा, तो आप बोलोगे कि आपका जीन एक्सप्रेस हुआ है। तो जीन एक्सप्रेशन में आपको फंक्शनल जीन प्रोडक्ट फाइनली मिलना चाहिए, और जो आपके प्रोटीन्स होते हैं या आपके फंक्शनल जीन प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, या फिर आपका राइबोसोमल आरएनए एंड टीआरएनए जो रहेगा ये फंक्शनल जीन प्रोडक्ट रहेगा। उसके बाद में जीन रेगुलेशन जो है आपका, इसमें जीनोमिक इक्विवेलेंस वाला फिनोमेना आपको देखने को मिलता है। जीनोमिक इक्विवेलेंस का मतलब क्या, तो ऑल दी सेल कंटेन सेम जीनोम, सेम जेनेटिक मटेरियल। जितने भी सेल्स हम पढ़ते हैं सभी सेल्स में आपको सेम जेनेटिक मटेरियल देखने को मिलेगा। जैसे आपने कोई भी एक ऑर्गेनिज्म लिया, माइस लिया, उसका आपने लीवर निकाला, लीवर का जीनोम एक्सट्रैक्ट किया, उसके बाद में आपने उसका स्किन सेल लिया, उसका आपने जो भी जीनोम है उसको आइसोलेट किया। तो आप जेनेटिक मटेरियल लीवर सेल से आइसोलेट करो, स्किन सेल से आइसोलेट करो या किडनी सेल से आइसोलेट करो, उसका अगर जेनेटिक मटेरियल देखोगे तो सभी सेल में जेनेटिक मटेरियल आपको सेम ही मिलने वाला है। बट आपका जो एक्सप्रेशन है वो एक्सप्रेशन आपको हर एक सेल में अलग मिलेगा। लीवर के पास में जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें आपको जेनेटिक एक्सप्रेशन अलग देखने को मिलेगा। तो आपके किडनी के पास में जो जीनोम है उसमें आपको जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जीन एक्सप्रेशन अलग देखने को मिलेगा। तो ये जो आपका डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन है, ये डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन के कारण आपको हर एक सेल में अलग अलग प्रोटीन का एक्सप्रेशन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपका भले ही जीनोमिक इक्विवेलेंस आपको देखने को मिल रहा है, मतलब सभी सेल में जो आपका जीनोम है ये आपको सेम है, बट आरएनए एंड प्रोटीन जो है ये आपको अलग अलग मिलेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट आपका जो जीन एक्सप्रेशन है, जीन एक्सप्रेशन आप अलग अलग लेवल पे कर सकते हो। जैसे ऐसा नहीं है कि जीन एक्सप्रेशन मतलब जीन का ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है तो उसके बाद में जीन एक्सप्रेशन ख़त्म हो गया। जीन एक्सप्रेशन का मतलब ही अपन ने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था कि जीन एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि आपका जो फाइनल फंक्शनल जीन प्रोडक्ट है वो प्रोड्यूस होना चाहिए। फाइनल फंक्शनल जीन प्रोडक्ट अगर आपको मिलता है तो जीन एक्सप्रेस हुआ है। तो फाइनल फंक्शनल जीन प्रोडक्ट क्या है आपके लिए, तो अपन सिर्फ अभी यहाँ पे प्रोटीन को अगर एक्सप्रेस करते हैं कि सबसे लॉन्गेस्ट पाथवे जो है जीन एक्सप्रेशन का ये प्रोटीन वाला होता है। राइबोसोमल आरएनए या टीआरएनए में सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन आपको करना पड़ता है, बट इन केस ऑफ प्रोटीन
सिंथेसिस, यहाँ पे आपको पहले ट्रांसक्रिप्शन करना पड़ेगा। उसके बाद में अगर यूकैरियोट की बात करते हैं अपन, तो पहले आपको जो जीन है उसको आपको पहले हिस्टोन को हटाना पड़ेगा। आरएनए पॉलीमरेज के लिए जीनोम को या जीन को एक्सेसिबल करना पड़ेगा। उसके बाद में आपका ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा। ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद में आपको पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन जो है, जैसे आपको 5 प्राइम कैपिंग है, स्प्लाइसिंग है, 3 प्राइम पॉली ए टेल एडिशन है, वो करना पड़ेगा। उसके बाद में आपका ये मॉडिफिकेशन होने के बाद उसको आपको साइटोसोल में भेजना पड़ेगा, ट्रांसलेशन स्टार्ट करना पड़ेगा। ट्रांसलेशन करोगे तो ट्रांसलेशन करने के बाद में प्रोटीन जो है वो प्रोटीन का फिर से आपको मॉडिफिकेशन करना है, तो उसको अपन बोलेंगे पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। ये सब जो प्रोसेस है ये होने के बाद में आपको एक फाइनल प्रोटीन मिलेगा जो एक्टिव रहेगा। तो आपके पास यूकैरियोट में इतने सारे स्टेप्स है और उसके बाद में फाइनल आपको जीन प्रोडक्ट मिल रहा है, फंक्शनल जीन प्रोडक्ट मिल रहा है, दैट इज़ एक्टिव प्रोटीन। अगर ये इतने सारे जो आपके पास में स्टेप्स है, इसमें से कोई भी एक स्टेप्स के ऊपर अगर आप रेगुलेशन करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, सबसे लास्ट वाला स्टेप, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन के ऊपर अगर आप रेगुलेशन करते हो तो प्रोटीन कभी भी एक्टिव नहीं बनेगा। एक्टिव नहीं बनेगा तो आप उसको फंक्शनल जीन प्रोडक्ट बोल ही नहीं सकते। तो इसका मतलब प्रोटीन बनना जितना ज़रूरी है तो उतना ही ज़रूरी है उसका एक्टिवेशन। तो प्रोटीन का एक्टिवेशन करने के लिए भी जो आपको मैकेनिज़्म लग रही है वो भी पार्ट है आपका जीन रेगुलेशन का। तो जीन रेगुलेशन में यहाँ पे अलग अलग स्टेप के ऊपर आप जीन रेगुलेशन कर सकते हो। वो आप जीनोमिक लेवल पे करो, आप वो ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे करो, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे करो, या फिर आपका ट्रांसलेशन पोस्ट ट्रांसलेशन लेवल पे करो। तो आपका जो जीन रेगुलेशन है ये जीन स्ट्रक्चर लेवल पे हो सकता है, मतलब जीनोमिक लेवल पे हो सकता है। तो आप हिस्टोन बाइंडिंग जो रहेगा यहाँ पे आप उसका रेगुलेशन कर सकते हो। उसके बाद में ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, उसके बाद में पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल जिसमें mRNA प्रोसेसिंग आएगा, उसके बाद में RNA स्टेबिलिटी। तो आपका जो भी mRNA होगा इसको अपन जब साइटोसोल में ट्रांसपोर्ट करेंगे तो स्टेबिलिटी के लिए जो भी मैकेनिज़म्स होती है वहाँ पे अपन रेगुलेशन कर सकते हैं, जो आपका पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन का ही पार्ट है। उसके बाद में ट्रांसलेशन एंड सबसे लास्ट में होता है आपका पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। तो ये जितने भी आपके स्टेप्स है, ये स्टेप्स के ऊपर आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका जीनोमिक लेवल, उसके बाद में ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, तो ये आपका पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल हो गया। उसके बाद में आपका ट्रांसलेशनल लेवल और पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। तो यहाँ पे जीन रेगुलेशन जो है ये आप अलग अलग लेवल पे कर सकते हो। तो ये आपका कॉम्पैक्ट जीन रहेगा, कंडेंस जीन रहेगा, जो आपका हिस्टोन के साथ में आपका टाइटली बाउंड है, तो ये आरएनए के लिए एक्सेसिबल नहीं रहेगा। आरएनए के लिए अगर एक्सेसिबल अगर ये नहीं है तो उस केस में आपका जो जीन है इसका एक्सप्रेशन नहीं हो सकता, आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर सकता। तो जीन जो है इससे अगर आप हिस्टोन को रिमूव करते हो, डिसोसिएट करते हो या उसके पोजीशन को चेंज करते हो तो उस केस में आरएनए पॉलीमरेज बाइंड हो सकता है। तो हम बोलेंगे जो आपका डीएनए है ये अभी रिलैक्स हो गया, पहले कॉम्पैक्ट था अभी रिलैक्स हो गया। रिलैक्स जो डीएनए है इसमें आपके आरएनए बाइंडिंग साइड जो है ये फ्री हो जाती है। तो आरएनए पॉलीमरेज अगर बाइंड होता है तो ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद में आपको मिलेगा प्रिकर्सर एमआरएनए। प्रिकर्सर एमआरएनए का अगर आप प्रोसेसिंग करते हो तो आपको यहाँ पे 5 प्राइम कैप, पॉली ए टेल एट 3 प्राइम एंड और जितने भी इंट्रॉन्स थे वो इंट्रॉन्स को अपन ने यहाँ से बाहर निकाल लिया। तो ये यहाँ पे स्प्लाइसिंग हो गई, आरएनए स्टेबिलिटी अटेंड कर ली बाय मॉडिफाइंग 5 प्राइम एंड एंड 3 प्राइम एंड। उसके बाद में आप स्टार्ट करोगे ट्रांसलेशन को अगर आप स्टार्ट करते हो तो प्रोटीन बनेगा। प्रोटीन बनने के बाद में ये जो प्रोटीन है ये इनएक्टिव है। प्रोटीन अगर आपका इनएक्टिव है तो उसका आपको मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। तो मॉडिफिकेशन में अपन अलग अलग प्रोसेस पढ़ने वाले हैं। तो आप उसका मॉडिफिकेशन अगर करते हो तो मॉडिफिकेशन में आप प्रोटीलिटिक क्लीवेज
मतलब आपको एक पर्टिकुलर फ्रैगमेंट जो है ये बाहर निकालना है। जैसे इंसुलिन में आपका जो प्रोटीन का फ्रैगमेंट होता है उसको बाहर निकालने के बाद में ही आपका एक्टिव प्रोटीन बनता है। तो मॉडिफाइड प्रोटीन जो रहेगा ये आपका एक्टिव रहेगा। तो हमारे पास में ये अलग अलग स्टेप्स है जिसके ऊपर आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो। तो फर्स्ट कि यहाँ पे आप ये स्टेप, ये ट्रांसक्रिप्शन, उसके बाद में पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन, उसके बाद ट्रांसलेशन एंड उसके बाद में पोस्ट ट्रांसलेशनल लेवल के ऊपर आप ते हो। तो जीन जो है, ये जीन एक्सप्रेशन जब अपन पढ़ते तो जीन का मतलब हमें पता होना चाहिए। तो जब अपन ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा था तो ट्रांसक्रिप्शन में पढ़ा था कि जीन किसको बोलोगे। अगर आप जीनोम अगर निकालते हो कोई ऑर्गेनिज्म का, उसका सीक्वेंसिंग करते हो तो उसमें सिर्फ आपको 4 ही न्यूक्लियोटाइड मिलने वाले हैं ATGC। उसके अलावा उसमें आपको कुछ दिखने वाला नहीं है। तो सभी अगर सीक्वेंसेस जो होते हैं, जैसे अपन बोलते हैं कि एक टेलोमेरिक एंड से दूसरे टेलोमेरिक एंड तक अगर आप सीक्वेंसिंग करते जाते हो तो हर एक जगह पे आपको ATGC दिखेगा। तो आप कैसे बोलोगे कि ये जीन है और मतलब कोडिंग रीजन है और ये नॉन कोडिंग रीजन है। तो जीन किसको बोला जाता है, तो जीन मतलब जिस जो DNA का पोर्शन या जो DNA का सीक्वेंस ट्रांसक्राइब होके RNA बनाता है उसको अपन जीन बोलते हैं। मतलब फंक्शनल यूनिट ऑफ DNA कॉल्ड एज जीन। बट जीन जो है ये आपका अगर फंक्शनल यूनिट है, कोडिंग रीजन है, कोई ना कोई RNA को बनाता है तो वो उतना ही रीजन को आप जीन क्यों बोल रहे हो, उसके बाहर के रीजन को जीन क्यों नहीं बोल रहे हो। तो हमने पढ़ा था कि अगर आपके पास में DNA है तो वो DNA का सीक्वेंस हमारे लिए पूरा नॉन कोडिंग होता है जब तक आप उसमें प्रमोटर को इनकॉर्पोरेट नहीं करते। तो अगर फॉर एग्जांपल आप इस एंड से इस एंड तक अगर देखोगे तो ये हमारे लिए नॉन कोडिंग सीक्वेंस ही है। बट अगर मैंने यहाँ पे 2 प्रमोटर को इंसर्ट कर दिया तो इस जीन का ट्रांसक्रिप्शन यहाँ से स्टार्ट हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक ये ट्रांसक्रिप्शन करेगा। यहाँ पे अगर आपने टर्मिनेशन साइट रख दिया तो आपका वो टर्मिनेशन करेगा। तो टर्मिनेशन तभी होगा जब आप वहाँ पे टर्मिनेशन साइट रखोगे। तो यहाँ पे टर्मिनेशन साइट रख दिया। फिर से यहाँ पे दूसरा जीन है जिसका ये टर्मिनेशन साइट है तो आपको यहाँ पे प्रमोटर रखना पड़ेगा। तो अपन ने यहाँ पे 2 प्रमोटर्स रख दिए, ये 2 प्रमोटर रख दिए। प्रमोटर रखने के बाद में फिर से आपका ट्रांसक्रिप्शन जो है यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। अब ये जो आपके 2 जीन्स दिख रहे हैं इनके पास में आपको 2 प्रमोटर्स दिख रहे हैं। तो प्रमोटर यहाँ पे प्रेजेंट है इसलिए यहाँ पे इस जीन का ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। तो ये आपका A जीन और ये आपका B जीन, ये दोनों का आपका ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। उसके बाद में नेक्स्ट, ये जो आपका जीन है यहाँ पे आपको कहीं पे भी प्रमोटर नहीं दिख रहा है। भले ही फॉर एग्जांपल ये वाला रीजन जो है आपका यहाँ से यहाँ तक का जो सीक्वेंस है इसको एग्जैक्ट अपन ने कॉपी कर लिया यहाँ से यहाँ तक। कॉपी करने के बाद में भी आपका भले दोनों सीक्वेंस एक जैसे दिख रहे हैं, आइडेंटिकल है, बट यहाँ पे आपने प्रमोटर को ही अगर नहीं रखा है तो वो आपके लिए जीन नहीं रहेगा। क्योंकि विदाउट प्रमोटर RNA पॉलीमरेज DNA के साथ में बाइंडिंग नहीं कर सकता, और बाइंडिंग अगर नहीं करता तो इसका मतलब वहाँ पे उस जीन का या उस DNA के सीक्वेंस का ट्रांसक्रिप्शन भी नहीं होगा। तो जीन हमारे लिए ये नहीं है, जीन हमारे लिए ये है क्योंकि इनके पास में प्रोमोटर्स और टर्मिनेटर सीक्वेंस होते हैं। तो आपका जो जीन है, जीन किसको बोलोगे ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो जीन मतलब आपका एनी DNA सीक्वेंस दैट इज़ ट्रांसक्राइब इनटू द RNA मॉलिक्यूल। ये पॉसिबल तभी है जब आपके पास में कोई भी DNA सीक्वेंस के पास में प्रमोटर हो। तो फंक्शनल यूनिट ऑफ DNA कॉल्ड एज जीन। उसके बाद नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है आपके पास में जीन जो है, ये जैसे अपन ने बोला था जीन जो है ये आपका
प्रोटीन को भी बना सकता है या फिर आपके आरएनए को भी बना सकता है। तो जीन के प्रोडक्ट क्या क्या रहेंगे, तो जीन के प्रोडक्ट राइबोसोमल आरएनए, टीआरएनए एंड अदर आरएनए, और इसके साथ साथ ये प्रोटीन को भी आपका कोड करता है। तो आपका फंक्शनल जीन प्रोडक्ट जो है ये रहेगा प्रोटीन और बाकी के जो आरएनए है एमआरएनए को छोड़ के। उसके बाद में देयर आर टू टाइप्स ऑफ जीन्स। जीन्स आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्ट्रक्चरल जीन और दूसरा होता है आपका रेगुलेटरी जीन। तो स्ट्रक्चरल जीन जो है ये क्या है? स्ट्रक्चरल जीन मतलब ऐसा जीन जो प्रोटीन बनाता है। तो अभी यहाँ पे और थोड़ा सा डाउट आपका क्लियर हो गया होगा कि जीन जो है इसका फंक्शनल प्रोडक्ट आरएनए और प्रोटीन है, तो प्रोटीन के जीन को क्या बोला जाता है, और आपके बाकी जो आरएनए है इसके जीन को क्या बोला जाता है। तो स्ट्रक्चरल जीन मतलब हमारे लिए ऐसे जीन जो आपको प्रोटीन तो बना के देते हैं बट वो प्रोटीन आपके मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं, या फिर अपन बोल सकते हैं कि एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं। इट ऑल्सो इन्वॉल्व इन दी स्ट्रक्चर ऑफ सेल, मतलब सेल वॉल में प्रेजेंट है, या फिर कोई तो भी ऑर्गेनल्स फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल। तो स्ट्रक्चरल जीन्स मतलब जो मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म या फिर कैटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व है, या फिर स्ट्रक्चरल रोल को प्ले कर रहा है इन दिस सेल, तो उसको अपन बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन। बट दूसरा होता है रेगुलेटरी जीन। तो रेगुलेटरी जीन किसको प्रोड्यूस करता है? तो रेगुलेटरी जीन भी प्रोटीन को ही प्रोड्यूस करता है। रेगुलेटरी जीन जो है ये अगर आपके प्रोटीन को प्रोड्यूस करता है तो फिर स्ट्रक्चरल एंड रेगुलेटरी जीन में डिफरेंस क्या है? दोनों भी तो प्रोटीन को ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, बट रेगुलेटरी जीन जो है ये रेगुलेटरी जीन से जो भी आपके प्रोटीन्स बनते हैं वो प्रोटीन का रोल होता है जीन रेगुलेशन में। तो आपके फिर राइबोसोमल आरएनए है या फिर बाकी के जो आरएनए हैं इसका रोल किस में आएगा? तो जैसे स्मॉल न्यूक्लियर राइबोसोमल आरएनए जो है इसको कंसीडर किया जाता है रेगुलेटरी जीन में। क्यों? क्योंकि स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए या स्मॉल इंटरफेरिक आरएनए, उसके बाद में स्मॉल इंटरफेरिक आरएनए, माइक्रो आरएनए हो गए, ये इनका जो रोल है, इनका रोल होता है आपके रेगुलेशन में। तो ये अपन आगे पढ़ने वाले हैं। तो जो भी आपके रेगुलेटरी जीन्स है, रेगुलेटरी मतलब रेगुलेशन, तो ये आपके जो जीन प्रोडक्ट रहेंगे, ये जीन प्रोडक्ट इन्वॉल्व रहेंगे रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन में, इसलिए उसको बोला जाता है रेगुलेटरी जीन। तो हमारे पास में दो टाइप के जीन्स हैं, एक है आपका स्ट्रक्चरल जीन और दूसरा है आपका रेगुलेटरी जीन। स्ट्रक्चरल जीन से आपको जो भी प्रोटीन्स मिलता है वो स्ट्रक्चरल रोल में इन्वॉल्व होता है, एज वेल एज वो कोई तो भी बायोकेमिकल रिएक्शंस को कैटलाइज करता है। स्ट्रक्चरल जीन के बाद में नेक्स्ट है आपका रेगुलेटरी जीन। तो रेगुलेटरी जीन मतलब उसके जो भी जीन प्रोडक्ट्स रहेंगे, चाहे वो आरएनए हो या फिर प्रोटीन हो, वो अगर रेगुलेशन में इन्वॉल्व होते हैं तो उसको अपन बोलते हैं रेगुलेटरी जीन। उसके बाद नेक्स्ट हाँ, नेक्स्ट अब अपन ने यहाँ पे जो जीन है इसकी बात जब की, तो जीन में बोला था अपन ने कि जीन मतलब क्या? तो जीन मतलब एक ऐसा आपके पास में डीएनए का सीक्वेंस जिसके पास में प्रमोटर रीजन एंड ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेटर रीजन हो, तो उसको अपन ने बोला फंक्शनल यूनिट। वो हमारा जीन हो गया, उससे ही आपका फंक्शनल जीन प्रोडक्ट मिलेगा, आपको उसी डीएनए सीक्वेंस का ट्रांसक्रिप्शन होगा। बट इसके अलावा भी आपके पास में अलग अलग सीक्वेंसेस होते हैं, जो सीक्वेंस आपके कभी भी ट्रांसक्राइब नहीं होते, तो उस सीक्वेंस को अपन क्या बोलेंगे? तो जो सीक्वेंस आपके कभी भी ट्रांसक्राइब नहीं होते बट वो आपके ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करते हैं, मतलब उसके सिवाय आप जीन एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो ये जीन तो कभी भी ट्रांसक्राइब नहीं होते, बट ये जो डीएनए सीक्वेंसेस होते हैं ये आपके जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करते हैं। तो ये जो रेगुलेटरी एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स का मतलब एक पर्टिकुलर डीएनए का सीक्वेंस, तो रेगुलेटरी एलिमेंट्स जो है ये आपके जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करेंगे। तो ये आपके जीन एक्सप्रेशन को अगर रेगुलेट करते हैं
तो ये इसमें एग्जांपल्स आप किसका पढ़ोगे, तो इसमें एग्जांपल्स हमारे प्रमोटर्स का। तो जो भी आपके डीएनए सीक्वेंस जो ट्रांसक्राइब नहीं होते बट इनका रोल होता है जीन एक्सप्रेशन के रेगुलेशन में, तो ये जीन सीक्वेंसेस जो रहेंगे ये अगर आपके जीन को रेगुलेट करते, उसके एक्सप्रेशन को रेगुलेट करते, तो इसमें आपको अलग अलग एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे। और ये जो आपके प्रोटीन्स होते हैं, ये ये जो आपके सीक्वेंसेस होते हैं, इसमें एक वन एग्जांपल्स पढ़ेंगे प्रमोटर्स का, इन्हांसर सीक्वेंसेस का, उसके बाद में आपके साइलेंसर सीक्वेंसेस का। तो जो ऑपरेटर रीजन हो गया, तो ऑपरेटर रीजन, उसके बाद में आपका एक्टिवेटर बाइंडिंग एलिमेंट, उसके बाद में आपका रिप्रेसर बाइंडिंग एलिमेंट। तो ऐसे अलग अलग अपन सीक्वेंसेस पढ़ने वाले हैं जो जीन को रेगुलेट करते हैं। उसके बाद में जो आपका प्रोटीन्स आपके ये सीक्वेंसेस के साथ में बाइंडिंग करते हैं, उसको बोला जाता है रेगुलेटरी प्रोटीन। तो जो प्रोटीन्स आपके रेगुलेटरी एलिमेंट्स के साथ में बाइंड होते हैं, तो जो डीएनए सीक्वेंस आपके जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट कर रहा था उसको अपन ने बोला रेगुलेटरी एलिमेंट। जो प्रोटीन्स रेगुलेटरी एलिमेंट के साथ में बाइंड होता है उसको अपन बोलेंगे रेगुलेटरी प्रोटीन। तो रेगुलेटरी प्रोटीन जो है ये आपके रेगुलेटरी सीक्वेंस के लिए स्पेसिफिक होते हैं। खुद का जो आपका रेगुलेटरी प्रोटीन होता है, इसका खुद का एक स्पेसिफिक आपके पास में रेगुलेटरी एलिमेंट होता है। उसके बाद में रेगुलेटरी प्रोटीन जो है इसके पास में एक स्पेसिफिक डोमेन होता है। तो ये आपका जो रेगुलेटरी प्रोटीन है इसके पास में डीएनए बाइंडिंग डोमेन रहेगा। इसके अलावा डीएनए बाइंडिंग डोमेन के अलावा भी आपके पास में अलग डोमेन होते हैं जो दूसरे प्रोटीन्स के साथ में भी इंटरेक्ट करते हैं। बट इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका 60 to 90 अमीनो एसिड का डोमेन जो आपका रिकॉग्नाइज करता है डीएनए को। उसके बाद नेक्स्ट, विथिन अ डोमेन ओनली फ्यू अमीनो एसिड एक्चुअली मेक अ कॉन्टैक्ट विद द डीएनए। जैसे अपन ने बात की कि रेगुलेटरी प्रोटीन जो होता है, ये रेगुलेटरी प्रोटीन अगर आपके डीएनए के साथ में इंटरेक्ट करता है तो इंटरेक्शन के लिए कोई ना कोई आपका फोर्स रिस्पॉन्सिबल रहेगा। आप वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाओ, आप वहाँ पे आयनिक इंटरेक्शन करो, आप वहाँ पे कोई भी दूसरा टाइप का इंटरेक्शन करो, बट इंटरेक्शन होना ज़रूरी है। अगर दो मॉलिक्यूल के बीच में अगर किसी भी टाइप का इंटरेक्शन अगर नहीं होता तो वो कभी भी एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट नहीं कर सकते। तो इंटरेक्शन करने के लिए आपके प्रोटीन के पास में एक डोमेन रहेगा जिसको अपन ने बोला है डीएनए बाइंडिंग डोमेन। तो डीएनए बाइंडिंग डोमेन अगर डीएनए के साथ में इंटरेक्ट करता है तो इसका मतलब आपके डोमेन के पास में कुछ तो भी ऐसे अमीनो एसिड्स है जो आपके डीएनए के लिए स्पेसिफिक होते हैं, उसके इंटरेक्शन के लिए स्पेसिफिक होते हैं। तो हमारा जो डोमेन है, हमारे डोमेन के पास में होता है अस्पार्जिन, ग्लूटामिन, ग्लाइसिन, लाइसिन एंड आर्जिनिन। तो यहाँ पे आप अगर देखोगे ग्लाइसिन को छोड़ के यहाँ पे मोस्ट ऑफ जो अमीनो एसिड आपको दिख रहे हैं ये अस्पार्जिन एंड ग्लूटामिन अमीनो डेरिवेटिव है आपके एसिडिक अमीनो एसिड का। तो लाइसिन आर्जिनिन जो है बेसिक अमीनो एसिड है। तो लाइसिन आर्जिनिन जो है ये आपको पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद में आपका ग्लाइसिन हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड है। तो ये जो अमीनो एसिड्स है ये अगर आपके डोमेन में प्रेजेंट है तो इट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। ये जो आपके अमीनो एसिड्स है ये हाइड्रोजन बॉन्ड को फॉर्म करते हैं विद द बेसिस ऑफ डीएनए। तो जो भी आपका बेसिस रहेगा डीएनए का या शुगर फॉस्फेट बैकबोन रहेगा, उसके साथ में आपका ये अमीनो एसिड इंटरेक्ट करेगा। तो शुगर फॉस्फेट बैकबोन की बात करते हो तो निगेटिव चार्ज मतलब उसके साथ में पॉजिटिव चार्ज इंटरेक्ट करना चाहिए। तो लाइसिन एंड आर्जिनिन के पास में पॉजिटिव चार्ज है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करने के लिए यहाँ पे हाइड्रोजन एक्सेप्टर होनी चाहिए। तो बेसिस जो है हमारे पास में ये बेसिस और आपके अमीनो एसिड के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है। तो यहाँ पे हमने देखा आयनिक इंटरेक्शन एज वेल एज आपका जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये फॉर्म होता है इन बिटवीन रेगुलेटरी प्रोटीन्स एंड डीएनए। तो रेगुलेटरी प्रोटीन जो है इसके पास में डीएनए बाइंडिंग डोमेन के अलावा भी कुछ डोमेन्स होते हैं। जैसे यहाँ पे देखो आप सबसे नीचे डीएनए बाइंडिंग डोमेन, ये लैम्बडा रिप्रेसर जो है उसका मैंने यहाँ पे डायग्राम डाला है। तो जो आपका
जो प्रोटीन है ये लैम्बडा रिप्रेसर है, और लैम्बडा रिप्रेसर जो है इसके पास में एक डीएनए बाइंडिंग डोमेन है एट एन टर्मिनल है। तो आपका जो दूसरा डोमेन है, ये दूसरा डोमेन है डाइमराइजेशन डोमेन एंड टेट्रामराइजेशन डोमेन, जो आपका सी टर्मिनल एंड के ऊपर प्रेजेंट है। मतलब ये प्रोटीन के पास दो डोमेन्स, दो एंड है, एक है सी टर्मिनल और दूसरा है एन टर्मिनल। सी टर्मिनल के पास में एक डोमेन पड़ा अपन है जो डीएनए के साथ में इंटरेक्ट करता है, सॉरी एन टर्मिनल के पास में एक डोमेन पड़ा जो डीएनए के साथ में इंटरेक्ट करता है, और दूसरा पड़ा अपन है सी टर्मिनल डोमेन्स जो आपके डाइमराइजेशन एंड टेट्रामराइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। डाइमराइजेशन एंड टेट्रामराइजेशन के लिए अगर रिस्पॉन्सिबल है, इसका मतलब क्या? तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो प्रोटीन है आपका, ये दूसरे प्रोटीन के साथ में इंटरेक्ट कर रहा है, मतलब सेम प्रोटीन के साथ। अगर दूसरा लैम्बडा रिप्रेसर यहाँ पे आके बाइंड होता है तो वो डाइमराइजेशन करेगा। अगर यहाँ पे आपके और दो के साथ में इंटरेक्ट करते हो तो टेट्रामराइजेशन होगा। तो टेट्रामराइजेशन या डाइमराइजेशन, इसका मतलब ये तभी पॉसिबल है जब आपके प्रोटीन एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट करेंगे। तो इंटरेक्शन करने के लिए जो डोमेन्स होता है उसको अपन यहाँ पे डाइमराइजेशन और टेट्रामराइजेशन डोमेन बोला। उसके बाद में आपका जो जो लैम्बडा रिप्रेसर है, इसके पास में जो आपका डीएनए बाइंडिंग डोमेन होता है, उसके अलावा भी एडिशनल डोमेन्स होता है जो आपके अदर प्रोटीन के साथ में इंटरेक्ट करता है। तो यहाँ पे आपका ये हो गया रेगुलेटरी प्रोटीन का बेसिक। उसके बाद जो अपन ने यहाँ पे जो डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स की बात की, तो डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स के पास में यहाँ पे डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन जो है इसके पास में जो डोमेन है, ये डोमेन में एक स्पेसिफिक रीजन होता है। वो रीजन की स्पेसिफिसिटी आपके डीएनए के लिए बहुत ज़्यादा होती है, जिसको अपन बोलते हैं मोटिफ। तो आपके डोमेन में, विथ इन डोमेन, यहाँ पे एक स्पेसिफिक रीजन रहेगा जिसको अपन बोलेंगे मोटिफ। तो ये आपका कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो ये आपके डोमेन में प्रेजेंट होता है, जो जिसकी एफिनिटी आपके डीएनए के लिए बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे आप अलग अलग टाइप के मोटिव के एग्जाम्पल पढ़ोगे। तो फर्स्ट आपका जो मोटिव है ये हमेशा मेजर ग्रूव के साथ में ही इंटरेक्ट करता है। तो ये आपको याद रखना है कि डीएनए के मेजर ग्रूव के साथ में ही आपके ये मोटिव इंटरेक्ट करते हैं। माइनर ग्रूव इंटरेक्शन वाला आपको यहाँ पे एग्जाम्पल अभी तक नहीं मिला है। तो जितने भी अपन मोटिव्स पढ़ेंगे, ये सभी मोटिव्स आपके मेजर ग्रूव के साथ में इंटरेक्ट करेंगे। तो मोटिव आर सिंपल स्ट्रक्चर सच एज अल्फा हेलाइसेस दैट कैन फिट इनटू द मेजर ग्रुप ऑफ डीएनए। तो मोटिव आपका नंबर ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर से बना होता है, अल्फा हेलाइसेस, बीटा प्लेटेड शीट, और ये जो है ये आपके मेजर ग्रुप ऑफ डीएनए के साथ में इंटरेक्ट करते हैं। पहला है हमारा हेलिक्स टर्न हेलिक्स। हेलिक्स टर्न हेलिक्स, ये जो आपका मोटिव है इसका नाम इसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे दिया गया है। तो हेलिक्स टर्न हेलिक्स मतलब एक हेलिक्स, अल्फा हेलिक्स, उसके बाद में आपका यहाँ पे बीटा टर्न, और उसके बाद में आपका फिर से हेलिक्स। तो हेलिक्स टर्न हेलिक्स का मतलब आपके पास दो अल्फा हेलाइसेस है और दोनों के बीच में एक टर्न है, इसलिए इसका नाम दिया है हेलिक्स टर्न हेलिक्स। एक जो अल्फा हेलाइसेस होता है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डीएनए बाइंडिंग। तो डीएनए के मेजर ग्रुप के साथ में ये एक अल्फा हेलिक्स बाइंड करता है। उसके बाद में दूसरा जो आपका अल्फा हेलिक्स है, ये आपके डीएनए एंड प्रोटीन बाइंडिंग को स्टेबलाइज करता है। तो एक आपका रिस्पॉन्सिबल होता है मेजर ग्रुप के साथ में इंटरेक्ट करने के लिए, दूसरा होता है आपके स्टेबलाइजेशन के लिए। उसके बाद में आपका जो यहाँ पे दूसरा हेलिक्स है, इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइमर बाइंडिंग। तो डाइमराइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। तो ये हो गया आपका हेलिक्स टर्न हेलिक्स एक मोटिव।
दूसरा है आपका जिंक फिंगर मोटिफ। जिंक फिंगर मोटिफ इसलिए बोला गया यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे आपका जो मोटिफ है इसके साथ में जिंक आयन इंटरेक्ट करते हैं। तो जिंक आयन इंटरेक्ट कैसे करते हैं, तो यहाँ पे जो आपका अल्फ़ा हेलिक्स होता है, ये अल्फ़ा हेलिक्स आपके दो बीटा प्लेटेड शीट के साथ में इंटरेक्ट करता है। एक अल्फ़ा हेलिक्स अगर बीटा प्लेटेड शीट के साथ में अगर इंटरेक्ट कर रहा है तो वहाँ पे इंटरेक्शन करने के लिए जिंक आयन जो है ये रिस्पॉन्सिबल रहेगा। तो ये आपका अल्फ़ा हेलिक्स और ये आपका बीटा प्लेटेड शीट। तो यहाँ पे आपके पास सिस्टीन है, यहाँ पे भी आपके पास में सिस्टीन है, यहाँ पे आपके पास में हिस्टिडीन है और यहाँ पे भी आपके पास में हिस्टिडीन है। तो ये जो आपके अमीनो एसिड्स है इनकी इंटरेक्शन के लिए आपका रिस्पॉन्सिबल होता है जिंक आयन। तो जिंक आयन जो रहेगा ये आपके अमीनो एसिड के साथ में इंटरेक्ट करेगा और यही आपके मोटिव को स्टेबलाइज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसलिए आप इसको बोलोगे जिंक फिंगर मोटिफ। उसके बाद में नेक्स्ट आपका जो यहाँ पे जिंक फिंगर मोटिव का अपन ने एग्जांपल लिया है, एक अल्फ़ा हेलिक्स और दूसरा लिया है अपन ने बीटा प्लेटेड शीट। अल्फ़ा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शीट के बीच में आपके जिंक आयन है जो स्टेबलाइज करते हैं दो सिस्टीन दो हिस्टीडीन को। तो इसको आप C2H2 मतलब C2 मतलब दो सिस्टीन, H2 मतलब दो हिस्टीडीन बोल सकते हो। या फिर यहाँ पे और एक टाइप का एग्जाम्पल है आपके पास, चारों के चारों जगह पे आपका सिस्टीन होता है, तो वो हो गया आपका C4 टाइप जिंक फिंगर मोटिफ। तो दो टाइप के जिंक फिंगर मोटिफ है, एक है C2H2 और दूसरा होता है आपका C4 ओनली। तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट जो है जिंक फिंगर मोटिव जो है ये यहाँ पे आपको नंबर ऑफ रिपीट्स देखने को मिलेंगे जिंक फिंगर मोटिव के विद इन अ डोमेन, और जो आपके डीएनए के साथ में इंटरेक्ट करते हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड को फॉर्म करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका ल्यूसिन जिपर मोटिव। और ल्यूसिन जिपर मोटिव जो है यहाँ पे आपको ल्यूसिन का जो कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, ये ल्यूसिन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो ये ल्यूसिन जिपर का अगर आप एग्जांपल लोगे तो यहाँ पे एवरी 7th अमीनो एसिड जो है ये आपको ल्यूसिन मिलने वाला है। तो ये ल्यूसिन जो है ये इसका रिपीट होने के कारण यहाँ पे हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन के कारण यहाँ पे डायमरेशन पॉसिबल हुआ है, तो इसलिए आप इसको बोलोगे जिपर। तो ये आपको दो जो अल्फा एलाइसेस है एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट कर रहे हैं, इसलिए आपको ये जिपर की तरह दिख रहा है। तो ये आपका ल्यूसिन के कारण यहाँ पे डायमरेशन पॉसिबल होता है। तो दूसरा जो हेलाइसेस होते हैं इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटरेक्शन विद द डीएनए। तो ये हो गया आपका थर्ड टाइप का ल्यूसिन जिपर मोटिव। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है, और एक टाइप जो अपन ने यहाँ पे इमेज में बताया है हेलिक्स लूप हेलिक्स। अपन ने हेलिक्स टर्न हेलिक्स पढ़ा था, हेलिक्स लूप हेलिक्स का मतलब क्या, तो यहाँ पे अल्फ़ा हेलिक्स उसके बाद में लूप रहेगा और उसके बाद में फिर से हेलिक्स रहेगा, तो उसको अपन बोलेंगे हेलिक्स लूप हेलिक्स। अगर हेलिक्स के बाद में टर्न है तो इसलिए उसको बोल रहे हैं अपन हेलिक्स टर्न हेलिक्स। अगर जिंक आयन आपके अल्फ़ा हेलाइसेस और बीटा प्लेटेड शीट के बीच में इंटरेक्शन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो यहाँ पे इसको बोलेंगे जिंक फिंगर मोटिफ। तो यहाँ पे देखो ये एक आपका बीटा प्लेटेड शीट है और ये दूसरा बीटा प्लेटेड शीट है। ये जो बीटा प्लेटेड शीट है इसके बीच में और अल्फ़ा हेलाइसेस के बीच में आपको ये रेड कलर का जिंक आयन दिख रहा है। तो जिंक आयन जो है ये अल्फ़ा हेलाइसेस एंड बीटा प्लेटेड शीट को इंटरेक्ट करता है, उसको इंटरेक्ट करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे आपके पास में जो जिंक फिंगर मोटिफ होते हैं ये आपको नंबर ऑफ रिपीट्स यहाँ पे मिलेंगे। तो यहाँ पे नियर अबाउट 4 रिपीट्स आपको दिए हैं जो आपके डीएनए के साथ में इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो ये आपका फर्स्ट रिपीट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फाइनल 4। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपका जो बीटा प्लेटेड शीट के जो अमीनो एसिड्स है ये एक और ये दूसरा जो इंटरेक्ट कर रहा है ये दो अमीनो एसिड्स के साथ में जो अल्फ़ा हेलाइसेस के हैं। तो बीटा प्लेटेड शीट
और अल्फ़ा हेलाइसेस जो रहेगा आपका, इसके अमीनो एसिड्स आपके जिंक के साथ में इंटरेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आपका जो ल्यूसिन जिपर है, ल्यूसिन जिपर में अपन ने यहाँ पे पढ़ा था कि जो आपका रिपीट होता है ल्यूसिन का, ये डायमराइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये आपको जिपर की तरह दिखेगा, अगर आप इसको खींचोगे तो ये आपके बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, डाइमर इज कन्वर्टेड इनटू मोनोमर। तो डायमराइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपका ल्यूसिन। तो आपका इसलिए ये स्ट्रक्चर को अपन ने बोला है जिपर स्ट्रक्चर। और ये आपके जो दो हेलाइसेस है ये इंटरेक्ट कर रहे हैं आपके डीएनए के साथ में, जिसको अपन बोलेंगे रिकॉग्नाइजेशन हेलिक्स। चलो, तो ये हो गया आपके 4 टाइप के मोटिव। उसके बाद में यहाँ पे जो आपका हेलिक्स टर्न हेलिक्स है, ये आपका बैक्टीरिया एज वेल एज यूकैरियोट्स में मिलता है। जिंक फिंगर जो है ये आपका यूकैरियोट में मिलेगा। उसके बाद में जो स्टेरॉयड रिसेप्टर्स, इट इज़ एग्जांपल ऑफ C4 जिंक फिंगर मोटिव। तो जो आपका स्टेरॉयडल रिसेप्टर फैमिली जो होती है, जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह एक्ट करते हैं, तो ये जो जिंक आयन है ये इंटरेक्ट करता है विद दी 4 सिस्टीन रेसिड्यूज, तो इसलिए इसको बोला जाता है C4। ठीक है। उसके बाद में आपका जो ल्यूसिन जिपर है, ये भी आपका ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का एग्जांपल है इन यूकैरियोट्स। उसके बाद में आपके पास हेलिक्स लूप हेलिक्स जो यूकैरियोट में प्रेजेंट होता है। और सबसे लास्ट में है आपका होम्योडोमेन। होम्योडोमेन मतलब ये ऐसा आपका प्रोटीन होता है जो होम्योटिक जीन के साथ में इंटरेक्ट करता है, उसके जीन एक्सप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और इसके पास में 3 अल्फ़ा हेलाइसेस होते हैं। तो ये 3 अल्फ़ा हेलाइसेस आपके लास्ट वाले मोटिव के पास में प्रेजेंट है, जो अपन ने यहाँ पे डायग्राम में नहीं निकाला है। तो होम्योडोमेन जो आपका यूकैरियोटिक जीन एक्सप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये अगर आप बाइंडिंग साइट अगर देखते हो तो सभी केस में आपको मेजर ग्रूव ही दिख रहा है। तो ये आपके मेजर ग्रूव के साथ में इंटरेक्ट करता है। उसके बाद में रेगुलेटरी जीन जो है आपका, ये रेगुलेटरी जीन रेगुलेशन में अगर इन्वॉल्व होता है स्ट्रक्चरल जीन के, तो रेगुलेटरी जीन जो है इट इज़ नॉट कंसिडर पार्ट ऑफ द ओपेरॉन, मतलब हम इसको ओपेरॉन का पार्ट कंसिडर नहीं करते। रेगुलेटरी जीन अपन भले ही ओपेरॉन के साथ में पढ़ेंगे, रेगुलेटरी जीन भले ही अपन पढ़ेंगे कि वो ओपेरॉन को रेगुलेट करता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि रेगुलेटरी जीन आपका ओपेरॉन का पार्ट है। जैसे इसमें थोड़ा सबको कन्फ्यूजन होता है कि लैक ओपेरॉन, अगर आपको पूछा कि लैक ओपेरॉन के जीन बताओ, तो आप लैक ओपेरॉन के जीन बताना स्टार्ट करते हो लैक आई से। तो हमारे पास में लैक आई है जो रिप्रेसर होता है, उसके बाद में हमारे पास में लैक जेड है जो बीटा गैलेक्टोसाइडेस को प्रोड्यूस करता है, लैक जेड के बाद में लैक वाई है, उसके बाद में ए है। ये अगर आप लैक ओपेरॉन में कंसिडर करते हो तो ये रॉन्ग है। लैक ओपेरॉन जो है इसमें सिर्फ आपके लैक्टोज मेटाबॉलिज्म वाले जीन आने चाहिए, दैट इज स्ट्रक्चरल जीन। ओपेरॉन का मतलब क्या, ये अगर आपको क्लियर हो गया तो फिर ये डाउट आपके मन में नहीं रहेगा कि आपको रेगुलेटरी जीन को ओपेरॉन के अंडर में कंसिडर करना है या नहीं करना है। ओपेरॉन का मतलब होता है नंबर ऑफ जीन रेगुलेट अंडर दी कॉमन प्रमोटर एंड ऑपरेटर, और आप बोल सकते हैं नंबर ऑफ जीन अंडर द कंट्रोल ऑफ कॉमन ऑपरेटर एंड प्रमोटर। तो नंबर ऑफ जीन्स आपके पास में है और उसका ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए आपके पास में एक ही प्रमोटर है। तो आप बोलोगे कि एक ही प्रमोटर आपका तीनों जीन का ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कर रहा है, मतलब एक बार आरएनए पॉलीमरेज अगर प्रमोटर के साथ में बाइंड होता है तो वो लैक जेड वाई एंड ए ये तीनों का ट्रांसक्रिप्शन करेगा एक साथ। तो आप बोलोगे कि ये आपका ओपेरॉन है।
बट अगर आप रेगुलेटरी जीन को ओपेरॉन के अंडर में कंसिडर करते हो तो इसका मतलब लैग आई को भी आपके लैग जेड के प्रमोटर के साथ में आपको रखना पड़ेगा, बट ऐसा नहीं होता। रेगुलेटरी जीन जो है ये रेगुलेटरी जीन का प्रमोटर जो रहेगा ये अलग होता है। तो रेगुलेटरी जीन हैज़ इट्स ओन प्रमोटर, उसका खुद का एक प्रमोटर होता है, इसलिए हम उसको ओपेरॉन में कंसिडर नहीं करते। और ये प्रमोटर का एफिनिटी और लैग जेड के प्रमोटर का एफिनिटी अलग अलग होता है, इसका कंसेंसस सीक्वेंस अलग अलग होता है। आरएनए पॉलीमरेज आपका अगर आपको लैग जेड का ट्रांसक्रिप्शन करना है तो उसके लिए अलग सिग्मा फैक्टर लगेगा, तो स्पेसिफिसिटी अलग अलग रहेगा। तो अपन बोलेंगे कि ये जो प्रमोटर्स है आपके ये अलग अलग है, आपका लैग आई अलग एक्सप्रेस होता है, लैग जेड अलग एक्सप्रेस होता है। तो इसलिए रेगुलेटरी जीन इज़ नॉट कंसिडर पार्ट ऑफ द ओपेरॉन। उसके बाद में रेगुलेटरी प्रोटीन्स जो है ये आपके डीएनए के साथ में बाइंड होते हैं, और कहाँ पे बाइंड होते हैं तो उस रीजन को बोला जाता है ऑपरेटर रीजन। तो रेगुलेटरी प्रोटीन जिस डीएनए सीक्वेंस के साथ में बाइंड होते हैं उस रीजन को अपन बोलते हैं ऑपरेटर। उसके बाद में आपका नेक्स्ट ऑपरेटर यूजुअली ओवरलैप 3' एंड ऑफ द प्रमोटर एंड समटाइम्स द 5' एंड ऑफ द फर्स्ट स्ट्रक्चरल जीन। तो आपका जो ऑपरेटर है ये ऑपरेटर ओवरलैप करता है 3' एंड ऑफ द प्रमोटर को, मतलब प्रमोटर पहले आएगा तो ये आपका प्रमोटर जो है उसके बाद में आपको ऑपरेटर निकालना है। तो प्रमोटर के बाद में आपका ये ऑपरेटर, तो ये आपका ऑपरेटर हो गया। अगर अपन ओरिएंटेशन की अगर बात करते तो ओरिएंटेशन में ये आपका 5' एंड और ये आपका प्रमोटर का 3' एंड। तो 3' एंड ऑफ द प्रमोटर ओवरलैप विद द ऑपरेटर एंड 5' एंड ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन ओवरलैप विद द ऑपरेटर। तो अपन यहाँ पे क्या बोलेंगे कि आपका जो ऑपरेटर है ये ऑपरेटर ओवरलैप कर रहा है स्ट्रक्चरल जीन और प्रमोटर के साथ में। तो ये हमारा प्रमोटर है, ये हमारा ऑपरेटर है और ये हमारा स्ट्रक्चरल जीन है। तो ये आपका स्ट्रक्चरल जीन हो गया। तो स्ट्रक्चरल जीन का 5' एंड ऑपरेटर के साथ में ओवरलैप करता है, तो ये आपका 5' एंड ऑफ फर्स्ट स्ट्रक्चरल जीन जो रहेगा जो ऑपरेटर के साथ में ओवरलैप करेगा। तो आपका जो 3' एंड है प्रमोटर का वो ऑपरेटर के साथ में ओवरलैप करेगा। तो ये आपको याद रखना है कि ऑपरेटर जो है ये आपका स्ट्रक्चरल जीन और प्रमोटर के बीच में आता है। उसके बाद में नेक्स्ट ओपेरॉन जो है इसको अपन ने यहाँ पे बोला था कि नंबर ऑफ जीन अंडर द कंट्रोल ऑफ कॉमन प्रमोटर एंड ऑपरेटर। तो आपका जो रेगुलेटरी जीन है इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द ओपेरॉन, तो वो आपका उसका प्रमोटर अलग होता है, वो अलग से एक्सप्रेस होता है, तो वो अपने हिसाब से एक्सप्रेस होगा। तो यहाँ पे देखो कि रेगुलेटरी जीन जो है इसका एक खुद का प्रमोटर दिख रहा है आपको, और यहाँ पे जीन ए बी एंड सी जो है ये ओपेरॉन का पार्ट है। तो जीन ए बी एंड सी जो है इसका एक कॉमन प्रमोटर है बराबर, तो इसलिए ये हमारा ओपेरॉन हो गया। तो प्रमोटर से हमारा लास्ट जीन के टर्मिनेशन तक हमारा ये ओपेरॉन हो गया। तो ये कॉमन प्रमोटर अपन ने रखा है किसके लिए, ए बी एंड सी के लिए। ऑपरेटर एक ऐसा रीजन होता है जहाँ पे आपका रेगुलेटरी प्रोटीन जाके बाइंड होता है, ये अपन ने पढ़ा। तो रेगुलेटरी प्रोटीन जो है ये अगर आपके ऑपरेटर के साथ में जाके बाइंड होता है तो ऑपरेटर इज द पर्टिकुलर डीएनए सीक्वेंस एट विच रेगुलेटर प्रोटीन कैन बाइंड। तो रेगुलेटरी प्रोटीन का बाइंडिंग के लिए सिर्फ एक ही साइट होता है, वो है आपका ऑपरेटर। अब देखो यहाँ पे कि ऑपरेटर जो है इसका ये ओवरलैप करता है आपके स्ट्रक्चरल जीन एंड प्रमोटर के साथ में, बट प्रमोटर का 3' एंड ओवरलैप कर रहा है ऑपरेटर के साथ में, और स्ट्रक्चरल जीन जो है इसका 5' ओवरलैप कर रहा है आपके ऑपरेटर के साथ में। तो यहाँ तक अपन ने इसको पढ़ा है। उसके बाद में नेक्स्ट तो
आपका जो जीन है इसका अगर अपन क्लासिफिकेशन करते हैं तो हमारे पास में दो टाइप के जीन्स आपको देखने को मिलते हैं। एक होता है आपका कॉन्स्टिट्यूटिव जीन। कॉन्स्टिट्यूटिव का मतलब हाउसकीपिंग का मतलब जो हमेशा एक्सप्रेस होता है, जो हम हमेशा हमारे घर में पड़ा होता है। हमेशा हमारे घर में पड़ा होता है इसका मतलब क्या, वो प्रोटीन अगर हमारे सेल में हमेशा आपको दिख रहा है इसका मतलब उसका एक्सप्रेशन रेगुलेटरी नहीं है, उसका एक्सप्रेशन कंटिन्यू चलता है, उसको रेगुलेट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें वो हमेशा लगता है। हमारा वो जो जीन प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड मेटाबॉलिज्म कंटिन्यूसली हमारे सेल में चलता है, इसलिए उसको हमेशा हमारे सेल में रखने की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए उसको बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूटिव। तो कोई जीन अगर कॉन्स्टिट्यूटिव है तो उसका एक्सप्रेशन फिक्स होता है। दूसरी बात कि इसका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है। स्ट्रक्चर सिंपल मतलब उसमें रेगुलेटरी सीक्वेंसेस नहीं रहेंगे, ऑपरेटर नहीं हो सकता। तो रेगुलेटरी सीक्वेंस ही नहीं है, रेगुलेटरी प्रोटीन के अंडर में अगर वो नहीं है तो रेगुलेटरी सीक्वेंस नहीं रहेंगे। तो यहाँ पे रेगुलेटरी सीक्वेंस ही अगर नहीं है तो उसको कोई भी रेगुलेट नहीं कर सकता, तो उसका स्ट्रक्चर आपका सिंपल रहेगा। बट अगर आप दूसरे प्रोटीन की अगर बात करते हो, जैसे कंट्रोलेबल जीन और रेगुलेटरी जीन जो होता है, कंट्रोलेबल और रेगुलेटरी जीन जो है, इस केस में आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है जीन का ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स मिलेगा। स्ट्रक्चर अगर कॉम्प्लेक्स मिलता है तो इसका मतलब वहाँ पे आपके पास अलग अलग सीक्वेंसेस होंगे रेगुलेटरी प्रोटीन के साथ में बाइंडिंग करने के। रेगुलेटरी सीक्वेंस अगर वहाँ पे प्रेजेंट है तो आपका एक्टिवेटर बाइंड हो सकता है, रिप्रेसर बाइंड हो सकता है, तो जीन आपका रेगुलेशन में रहेगा। तो इस जीन का अगर आप बोलोगे कि ये जीन आपका, इसका स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता है, दूसरी बात ये अगर किसी न किसी प्रोटीन के रेगुलेशन में रहता है तो रेगुलेशन इसका मतलब एक्सप्रेशन आपका अलग टाइम पे आपका अलग रहेगा। तो इंक्रीज और डिक्रीज इन द एक्सप्रेशन ऑफ जीन विथ रिस्पेक्ट टू द डिफरेंट कंडीशन। तो यहाँ पे डिफरेंट कंडीशन में आपका एक्सप्रेशन अलग अलग रहेगा। अगर आपके पास में एक्टिवेटर प्रोटीन है तो एक्सप्रेशन बढ़ेगा, एक्टिवेटर प्रोटीन नहीं है तो आपका एक्सप्रेशन आपका कम रहेगा, जिसको अपन बोलते हैं बेसल लेवल एक्सप्रेशन। तो बेसल लेवल मतलब थोड़ा ना थोड़ा आपको एक्सप्रेशन मिल रहा है, बट उसको अगर बढ़ाना है आपको, फॉर एग्जांपल आपको 2% एक्सप्रेशन मिल रहा है, आपको वो 100% पे लेके जाना है, तो उसको बोलते हैं अपन कि एक्सप्रेशन को आपको बढ़ाना है। 2% हमारा क्या हो गया, बेसल एक्सप्रेशन हो गया। तो एक्सप्रेशन बड़ा है कब बोलोगे, जब वो 100 पे पहुंच जाएगा। तो एक्सप्रेशन आपका बढ़ेगा या फिर घटेगा। अगर 2% है तो 2% से फिर से अपन ने उसको 0% पे ला दिया तो वो घट गया। तो ये जो आपका जो एक्सप्रेशन है जीन का, ये आपका बढ़ सकता है या फिर कम हो सकता है। तो ये आपका जो एक्सप्रेशन है ये कम या ज़्यादा होना मतलब वहाँ पे रेगुलेशन होना। एक्टिवेटर आया तो एक्सप्रेशन बढ़ेगा, रिप्रेसर आया तो एक्सप्रेशन घटेगा। तो ये आपका अलग अलग कंडीशन में होता है, और ये अगर रेगुलेशन के अंडर में है तो इसको बोला जाता है कंट्रोलेबल जीन, रेगुलेटरी जीन, कंट्रोलेबल जीन। तो कंट्रोलेबल जीन का मतलब यहाँ पे ये किसी न किसी के कंट्रोल में है, इसका एक्सप्रेशन किसी न किसी कंट्रोल में है, तो इसका एक्सप्रेशन आपको कांस्टेंट नहीं मिलेगा, फिक्स नहीं मिलेगा, ये आपका बढ़ेगा या फिर घटेगा। तो इसका स्ट्रक्चर जो है ये आपका बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। उसके बाद में नेक्स्ट रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। तो इसमें अपन 3 पॉइंट पढ़ने वाले हैं। एक है प्रिंसिपल ऑफ जीन एक्सप्रेशन, उसके बाद या जीन रेगुलेशन, उसके बाद में रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट, और उसके बाद में पढ़ेंगे यूकैरियोट। तो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ जीन रेगुलेशन क्या है, तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं बेसिक प्रिंसिपल ऑफ जीन रेगुलेशन से। तो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ जीन रेगुलेशन मीन्स क्या, तो सबसे पहले हमें रेगुलेशन करने के लिए कौन से चीज़ें पता होनी चाहिए। हमें पहले तो जीन एक्सप्रेशन के बारे में पता होना चाहिए, उसके बाद में जो प्रोटीन्स होते हैं जो रेगुलेट करते हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। तो आपको रेगुलेटरी प्रोटीन के बारे में अपन ने पढ़ा है कि रेगुलेटरी प्रोटीन्स के पास में डीएनए बाइंडिंग डोमेन होते हैं, उसके बाद में दूसरे प्रोटीन के साथ में इंटरेक्ट करने के लिए भी डोमेन होता है। जो ये आपका डीएनए के साथ में बाइंड अगर होना चाहता है तो उसके पास में मोटिव्स होने चाहिए। तो ये आपका जो भी बेसिक प्रिंसिपल है ये क्या है,
तो जीन रेगुलेशन का बेसिक प्रिंसिपल में फर्स्ट पॉइंट कि हमारे को जीन एक्सप्रेशन करने के लिए चाहिए आरएनए पॉलीमरेज। तो 2 पॉइंट रहेंगे इसमें कि आरएनए पॉलीमरेज अगर प्रोमोटर को रिकॉग्नाइज करता है तो जीन एक्सप्रेशन होगा। अगर आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है तो वो जीन एक्सप्रेशन नहीं कर सकता, ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर सकता। तो उसके लिए रीज़न कोई भी हो सकता है। अगर आपका जो आरएनए पॉलीमरेज है उसके लिए आपका ऑपरेटर ओपन है, मतलब वो एक्सेसिबल है, वहाँ पे आपका आरएनए पॉलीमरेज बाइंड हो सकता है, तो प्रोमोटर के साथ में आरएनए पॉलीमरेज अगर बाइंड हो सकता है तो वो जीन एक्सप्रेशन करेगा। बट अगर मैंने बोला कि प्रमोटर एंड ऑपरेटर ये दोनों भी एक दूसरे के साथ में ओवरलैप है और ऑपरेटर के साथ में अगर रेगुलेटरी प्रोटीन जाके बाइंड होता है, रिप्रेसर प्रोटीन जाके बाइंड होता है आपके ऑपरेटर के साथ में, तो वो प्रोमोटर को ब्लॉक कर लेगा। तो प्रोमोटर ब्लॉक मतलब आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर के साथ में बाइंड नहीं कर सकता, और बाइंडिंग अगर नहीं कर सकता तो इसका मतलब आपका आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन को भी स्टार्ट नहीं कर सकता। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद में सेकेंड, ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन इज रेगुलेटेड बाय प्रोटीन दैट बाइंड टू और नियर द प्रमोटर। तो ट्रांसक्रिप्शन को अगर आपको स्टार्ट करना है तो उसके लिए आपके पास में जो भी रेगुलेटरी प्रोटीन्स होते हैं ये आपके सीक्वेंसेस के साथ में जाके बाइंड होते हैं जो प्रमोटर के आसपास होते हैं, जैसे मैंने ऑपरेटर रीजन की बात की है। तो ये आपका प्रमोटर है, उसके बाद में यहाँ पे आपका ऑपरेटर है, उसके बाद में यहाँ से आपका यहाँ तक ये आपका स्ट्रक्चरल जीन है। तो अगर आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे अगर बाइंडिंग करता है तो जीन एक्सप्रेशन होगा। बट अगर फॉर एग्जांपल आपका आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होने के पहले ही यहाँ पे आपका बाइंड हो गया रिप्रेसर प्रोटीन, तो रिप्रेसर प्रोटीन की साइड कौन सी है बाइंडिंग की? ऑपरेटर। तो ये अगर ऑपरेटर के साथ में जाके बाइंड हो गया है तो ये प्रमोटर को ओवरलैप करेगा, और प्रमोटर के साथ में अगर ये ओवरलैप कर रहा है तो इसका मतलब आरएनए पॉलीमरेज जो है ये आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता, तो इसका मतलब जीन एक्सप्रेशन भी नहीं होगा। तो ये सिंपल फंडा है। उसके बाद में आपका जो रिप्रेशन ऑफ रिप्रेसेबल जीन, मतलब ये आपका पार्ट है नेगेटिव रेगुलेशन का। तो कुछ जो ओपेरॉन्स होते हैं ये ओपेरॉन आपके रिप्रेसेबल होते हैं। तो रिप्रेसेबल मतलब जो भी ओपेरॉन आपके रिप्रेसर के अंडर में है उसको आप बोलोगे रिप्रेसिबल। तो रिप्रेसिबल आपका एक निगेटिव रेगुलेशन का पार्ट है। तो पॉजिटिव रेगुलेशन क्या है, निगेटिव रेगुलेशन क्या है, ये आपको आगे समझ में आ जाएगा। तो जीन रेगुलेशन, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ जीन रेगुलेशन जो है इसमें आपका रिप्रेशन ऑफ रिप्रेसेबल जीन एंड इंडक्शन ऑफ इंड्यूसेबल जीन। तो रिप्रेशन का मतलब क्या? तो रिप्रेशन मतलब वो जीन के एक्सप्रेशन को कोई तो भी एक प्रोटीन है या कोई तो भी मेटाबोलाइट है वो उसको रिप्रेस करके रख रहा है तो उसको अपन बोलेंगे रिप्रेसेबल। अगर उसको मेटाबोलाइट इंड्यूस कर रहा है तो उसको बोलेंगे अपन इंड्यूसिबल। तो कोई ओपेरॉन के जो भी आपके मेटाबोलाइट्स होते हैं, जैसे लैक्टोज ओपेरॉन है, लैक्टोज ओपेरॉन को एक्सप्रेस कर रहे हैं क्योंकि हमें लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म करना है, तो उसका मेटाबोलाइट क्या हो गया? लैक्टोज। तो उस ओपेरॉन वो ओपेरॉन अगर आपका एक्सप्रेस होता है तो उसका मेटाबोलाइट है लैक्टोज, और वो लैक्टोज अगर प्रेजेंट है और उसके प्रेजेंस में जीन अगर आपका एक्सप्रेस होता है, इंड्यूस होता है, तो उसको बुलाता है इंड्यूसिबल। बट अगर मेटाबोलाइट अगर प्रेजेंट है और मेटाबोलाइट के प्रेजेंस में अगर जीन रिप्रेस हो रहा है तो उसको बुलाता है रिप्रेसिबल ओपेरॉन। तो जो आपका ओपेरॉन है ये रिप्रेसिबल और इंड्यूसिबल हो सकता है। तो आपका जो ओपेरॉन है ये इंड्यूसिबल और रिप्रेसिबल हो सकता है। तो इन सिंपल टर्म आपका जो रेगुलेशन होता है, ये रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन जो है ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव रेगुलेशन और दूसरा होता है आपका नेगेटिव रेगुलेशन। पॉजिटिव रेगुलेशन मतलब क्या और नेगेटिव रेगुलेशन मतलब क्या, ये पहले समझ लो। उसके बाद में
रिप्रेसिबल ओपेरॉन क्या होता है, इंड्यूसिबल ओपेरॉन क्या होता है, ये भी आपका थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले है पॉजिटिव रेगुलेशन। तो पॉजिटिव रेगुलेशन मतलब क्या होता है? पॉजिटिव रेगुलेशन का मतलब होता है कि कोई भी ओपेरॉन हो या फिर जीन हो, अगर वो एक्टिवेटर के कंट्रोल में है तो उसको बुलाता है पॉजिटिव रेगुलेशन। मतलब कोई जीन का एक्सप्रेशन ऑन तभी होता है, उसका एक्सप्रेशन तभी बढ़ता है जब वो आपके एक्टिवेटर के अंडर में हो। एक्टिवेटर प्रेजेंट है तो एक्सप्रेशन बढ़ता है, तो अपन बोलेंगे कि, या एक्सप्रेशन स्टार्ट होता है तो अपन बोलेंगे वो पॉजिटिव रेगुलेशन के अंडर में। तो एक जीन जो है उसके एक्सप्रेशन को रेगुलेट करने के लिए हमारे पास में एक्टिवेटर ही मेन इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, तो वो पार्ट हो गया पॉजिटिव रेगुलेशन का। तो ये जो आपका एक्सप्रेशन ऑफ जेनेटिक इज क्वांटिटेटिवली इंक्रीज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक रेगुलेटरी एलिमेंट। मतलब एक आपके पास में प्रोटीन है और वही क्या कर रहा है, आपके रेगुलेटरी एलिमेंट मतलब आपके डीएनए के ऊपर जो भी सीक्वेंस है उसके साथ में बाइंड कर रहा है, और वो जीन एक्सप्रेशन को ऑन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, रेगुलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो अपन उसको बोलेंगे पॉजिटिव रेगुलेशन। तो जो आपका प्रोटीन रेगुलेटरी एलिमेंट के साथ में बाइंड होता है और पॉजिटिव रेगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको बोलते हैं अपन एक्टिवेटर, पॉजिटिव रेगुलेटर और इन्हांसर। उसके बाद में नेक्स्ट निगेटिव रेगुलेटर। तो निगेटिव रेगुलेटर जो है या निगेटिव रेगुलेशन जो है, निगेटिव का मतलब आपका ऐसा जीन रेगुलेशन जो सिर्फ रिप्रेसर के कंट्रोल में है। मतलब अगर रिप्रेसर अगर है आपके पास में, तो रिप्रेसर आपके जीन रेगुलेशन को, जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे दो कंडीशन आएंगी। रिप्रेसर प्रेजेंट है तो वो ऑपरेटर के साथ में बाइंडिंग करेगा, और बाइंडिंग करेगा तो आरएनए पॉलीमरेज रिक्रूट नहीं होगा। इसका मतलब आपका जीन एक्सप्रेशन इन प्रेजेंस ऑफ रिप्रेसर नहीं होने वाला। तो अपन इसको बोलेंगे ये रिप्रेसिबल है, क्योंकि इसको रेगुलेट कौन कर रहा है? रिप्रेसर। अगर रिप्रेसर नहीं है तो जीन एक्सप्रेशन होगा। तो इसका मतलब ये जीन को रेगुलेट अपन सिर्फ रिप्रेसर के बेसिस पे कर रहा है। तो ये हो गया निगेटिव। निगेटिव इसलिए क्योंकि रिप्रेसर उसको कंट्रोल कर रहा है। पॉजिटिव में क्या होता है कि अगर एक्टिवेटर जब बाइंड होगा तब आरएनए पॉलीमरेज रिक्रूट होगा, और आरएनए पॉलीमरेज रिक्रूट होने के बाद में आपका पॉलीमराइजेशन होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा। आपका जो एक्टिवेटर है ये अगर प्रेजेंट नहीं है तो आरएनए पॉलीमरेज रिक्रूट नहीं होगा, और वो रिक्रूट नहीं होगा इसका मतलब ट्रांसक्रिप्शन भी नहीं होगा। यहाँ पे कोई भी रिप्रेसर नहीं है, बट एक्टिवेटर ही आरएनए पॉलीमरेज को रिक्रूट कर रहा है। तो इसका मतलब ये एक्टिवेटर प्रेजेंट है तो एक्सप्रेस हो रहा है, तो इसलिए अपन इसको बोल रहे हैं पॉजिटिव रेगुलेशन। तो पॉजिटिव रेगुलेशन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ एक्टिवेटर, इसलिए उसको बुलाता है पॉजिटिव। निगेटिव रेगुलेशन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ रिप्रेसर। मतलब रिप्रेसर प्रेजेंट है तो एक्सप्रेशन नहीं होगा, रिप्रेसर नहीं है तो एक्सप्रेशन होगा। मतलब ये उल्टा है, निगेटिव है, इसलिए अपन इसको बोलते हैं निगेटिव रेगुलेशन। उसके बाद में नेक्स्ट आपका पॉजिटिव रेगुलेशन एंड निगेटिव रेगुलेशन जो होता है ये इंड्यूसिबल और रिप्रेसिबल हो सकता है। तो जो आपका पॉजिटिव रेगुलेशन है ये इंड्यूसिबल और रिप्रेसिबल हो सकता है, तो निगेटिव रेगुलेशन भी आपका इंड्यूसिबल और रिप्रेसिबल हो सकता है। तो चलो ये पॉजिटिव इंड्यूसिबल क्या होता है, पॉजिटिव रिप्रेसिबल क्या होता है। फर्स्ट पॉजिटिव एंड निगेटिव, ये अगर आपके इंड्यूसिबल और रिप्रेसिबल हो सकते हैं तो इंड्यूसिबल का मतलब क्या है? इंड्यूसिबल ओपेरॉन मतलब ये आपका एक्सप्रेस तब होता है, ये ऑन तब होता है जब आपके पास में मेटाबोलाइट प्रेजेंट होता है। मतलब उस ओपेरॉन का खुद का मेटाबोलाइट आपके जीन एक्सप्रेशन को या ओपेरॉन के एक्सप्रेशन को ऑन करता है।
इसलिए इसको बोला जाता है इंड्यूसिबल, क्योंकि जो ओपेरॉन का मेटाबोलाइट है वही उस जीन को इंड्यूस कर रहा है, उसके एक्सप्रेशन को इंड्यूस कर रहा है, तो इसलिए अपन इसको बोलते हैं इंड्यूसिबल। उसके बाद में आपका लैक्टोज ओपेरॉन जो है ये इंड्यूसिबल ओपेरॉन का एग्जाम्पल है, जिसमें लैक्टोज अगर प्रेजेंट है तो लैक्टोज इज कन्वर्टेड इनटू एलोलैक्टोज, और एलोलैक्टोज जो है ये फिर आपके जीन एक्सप्रेशन को ऑन करता है। तो ये इसका मैकेनिज्म अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो फिलहाल के लिए इतना याद रखो कि मेटाबोलाइट मतलब लैक ओपेरॉन की अगर अपन एग्जांपल लेते तो इन केस ऑफ लैक ओपेरॉन जो लैक्टोज है मतलब मेटाबोलाइट है, ये अगर प्रेजेंट है आपका, तो प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज आपका जो ओपेरॉन है ये ऑन होगा, इंड्यूस होगा, इसलिए अपन उसको बोलते हैं इंड्यूसिबल। दूसरा यहाँ पे आपका इंड्यूसिबल जो है ये आपका पॉजिटिव हो सकता है। पॉजिटिव कंट्रोल मतलब क्या बोला था अपन ने कि अगर एक्टिवेटर के प्रेजेंट में है तो अपन ने उसको बोला था पॉजिटिव कंट्रोल। तो पॉजिटिव इंड्यूसिबल मतलब क्या, तो जीन जो है ये एक्टिवेटर के कंट्रोल में है बराबर, और जो मेटाबोलाइट है इसके प्रेजेंस में ही आपका जीन एक्सप्रेस हो रहा है। तो अपन यहाँ पे एक कंसेप्ट ले सकते हैं कि हमारे पास में जो एक्टिवेटर है उसके साथ में मेटाबोलाइट बाइंड हो रहा है, या फिर वो मेटाबोलाइट एक्टिवेटर में कन्वर्ट हो रहा है, और उसके बाद में एक्टिवेटर जो है वो जाके आरएनए पॉलीमरेज को रिक्रूट कर रहा है। तो अपन इसको बोलेंगे कि ये जो जीन है ये एक्टिवेटर के कंट्रोल में है, और मेटाबोलाइट जब प्रेजेंट होता है तभी ये जीन एक्सप्रेस होता है, इंड्यूस होता है, इसलिए ये हो गया पॉजिटिव इंड्यूसिबल। तो पॉजिटिव वर्ड अपन यूज़ करते फॉर दी रेगुलेटरी प्रोटीन दैट इज एक्टिवेटर, और इंड्यूसिबल वर्ड अपन यूज़ करते ऑन द बेसिस ऑफ मेटाबोलाइट। तो मेटाबोलाइट अगर है आपके पास में तो मेटाबोलाइट के लिए इंड्यूसिबल, तो ये आपका ये मेटाबोलाइट जो है इसके लिए आप इंड्यूसिबल, और अगर आपके पास में एक्टिवेटर है तो उसके लिए अपन पॉजिटिव रेगुलेशन या पॉजिटिव कंट्रोल। तो एक्टिवेटर एंड मेटाबोलाइट ये दोनों भी अगर कोई जीन को रेगुलेट करते हैं तो उसको बोला था पॉजिटिव इंड्यूसिबल। नेगेटिव इंड्यूसिबल मतलब क्या, तो कोई तो भी ओपेरॉन है, जो ओपेरॉन आपका या जीन जो है ये मेटाबोलाइट के प्रेजेंस में ही एक्टिवेट होता है, इंड्यूस होता है, बट वो जीन पूरा कंट्रोल में होता है रिप्रेसर के, मतलब रिप्रेसर ही उस जीन के रेगुलेशन को कंट्रोल कर रहा है, तो वो हो गया आपका निगेटिव रेगुलेशन। तो पॉजिटिव इंड्यूसिबल मतलब एक्टिवेटर एंड मेटाबोलाइट के प्रेजेंस में इंड्यूस होगा। निगेटिव इंड्यूसिबल मतलब मेटाबोलाइट के प्रेजेंस में तो इंड्यूस होगा बट उसको रेगुलेट कर रहा है रिप्रेसर। तो रिप्रेसर का प्रेजेंस और अब्सेंस डिसाइड करेगा कि आपका जीन एक्सप्रेस होगा या नहीं होगा। तो रिप्रेसिबल ओपेरॉन्स क्या होते हैं, तो रिप्रेसिबल ओपेरॉन्स मतलब मेटाबोलाइट अगर प्रेजेंट है उस ओपेरॉन का, तो इन प्रेजेंस ऑफ मेटाबोलाइट आपका जो जीन है वो एक्सप्रेस नहीं होगा, तो अपन उसको बोलेंगे रिप्रेसिबल कि उसका खुद का ही मेटाबोलाइट जो है, उसका खुद का मेटाबोलाइट्स उसके एक्सप्रेशन को इनहिबिट कर रहा है। तो रिप्रेसिबल ओपेरॉन स्विच ऑफ इन रिस्पॉन्स टू स्मॉल रेगुलेटरी प्रोटीन्स, और अपन बोलेंगे कि मेटाबोलाइट के प्रेजेंस में आपका अगर वो स्विच ऑफ हो जाता है तो उसको बोलेंगे अपन रिप्रेसिबल ओपेरॉन। तो ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन जो है इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ रिप्रेसिबल ओपेरॉन। तो लैक ओपेरॉन जो है ये एग्जाम्पल था इंड्यूसिबल ओपेरॉन का। तो ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन जो है ये ट्रिप्टोफैन के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ट्रिप्टोफैन अगर आपके पास में है मतलब मेटाबोलाइट अगर है तो वो आपको ओपेरॉन एक्सप्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए मेटाबोलाइट ही उसके एक्सप्रेशन को रिप्रेस करता है, इसलिए उसको बोला जाता है रिप्रेसिबल ओपेरॉन। तो ये भी आपका पॉजिटिव रिप्रेसिबल और निगेटिव रिप्रेसिबल हो सकता है। अगर पॉजिटिव रिप्रेसिबल की बात करते तो इसका मतलब रिप्रेसिबल मतलब फिर से आपका अगर मेटाबोलाइट है तो रिप्रेस हो जाएगा, बट वो किसके कंट्रोल में है, तो उस जीन का रेगुलेशन को कंट्रोल कर रहा है आपका एक्टिवेटर। तो एक्टिवेटर प्रेजेंट रहेगा तो जीन एक्सप्रेस होगा, अगर एक्टिवेटर नहीं रहता तो जीन एक्सप्रेस नहीं होगा। निगेटिव रिप्रेसिबल का मतलब क्या, तो मेटाबोलाइट अगर
आपके जीन एक्सप्रेशन को, ओपेरॉन एक्सप्रेशन को रिप्रेस कर रहा है, तो प्रेजेंस ऑफ मेटाबोलाइट जीन एक्सप्रेशन को रिप्रेस कर रहा है, तो उसको अपन बोलेंगे रिप्रेसिबल। बट वो जो आपका ओपेरॉन है ये अगर आपके रिप्रेसर के कंट्रोल में है तो अपन उसको बोलेंगे निगेटिव रिप्रेसिबल। तो सिर्फ आपको ये दो वर्ड जो अपन यूज़ कर रहे हैं इसको आपको सिर्फ याद रखना है कि निगेटिव और पॉजिटिव कब यूज़ करते हैं। पॉजिटिव फॉर द एक्टिवेटर कंट्रोल, निगेटिव फॉर द रिप्रेसर कंट्रोल। रिप्रेसिबल और इंड्यूसिबल कब यूज़ करते हैं, तो मेटाबोलाइट अगर खुद इंड्यूसर है ओपेरॉन का तो इंड्यूसिबल, मेटाबोलाइट अगर रिप्रेसर है जीन एक्सप्रेशन का या ओपेरॉन का तो उसको बोलेंगे अपन रिप्रेसिबल। उसके बाद में नेक्स्ट ये आपका निगेटिव इंड्यूसिबल पॉजिटिव इंड्यूसिबल का एग्जाम्पल है। तो इस केस में देखो निगेटिव इंड्यूसिबल के केस में, निगेटिव इंड्यूसिबल जो ओपेरॉन है इसमें आपका ये रिप्रेसर बन गया। निगेटिव का मतलब अंडर द कंट्रोल ऑफ रिप्रेसर। इंड्यूसिबल का मतलब क्या, मेटाबोलाइट के प्रेजेंस में वो इंड्यूस हो रहा है। तो देखो यहाँ पे रेगुलेशन कैसे होता है, अगर सिर्फ रिप्रेसर है तो आपका ये जाके ऑपरेटर रीजन के साथ में जाके बाइंड हो जाएगा। अगर ये बाइंडिंग करता है तो आपका आरएनए पॉलीमरेज रिक्रूट नहीं हो पाएगा। आरएनए पॉलीमरेज अगर रिक्रूट नहीं हो पाता तो जीन एक्सप्रेशन नहीं होगा, मतलब ट्रांसक्रिप्शन ऑफ। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल आपका जो रिप्रेसर है ये तो एक्सप्रेस हो गया है बट हमारे पास में हमारा मेटाबोलाइट है, तो ये हमारा सबस्ट्रेट ओपेरॉन का या मेटाबोलाइट। ठीक है, तो ये मेटाबोलाइट अगर है आपके पास में तो ये जाके बाइंड हो गया कहाँ पे, रिप्रेसर के साथ। रिप्रेसर को इसने इनएक्टिवेट कर दिया, तो इनएक्टिवेट कर दिया तो रिप्रेसर आपका ऑपरेटर के साथ में भी बाइंड नहीं हो सकता। मतलब इन प्रेजेंस ऑफ मेटाबोलाइट रिप्रेसर आपका इनएक्टिवेट हो गया तो आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होगा, और आरएनए पॉलीमरेज का अगर बाइंडिंग होता है तो जीन एक्सप्रेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो अपन क्या बोलेंगे कि इन प्रेजेंस ऑफ मेटाबोलाइट जीन एक्सप्रेशन ऑन हुआ तो इसलिए इंड्यूसिबल है। बट इसको रेगुलेट कौन कर रहा था, रिप्रेसर रेगुलेट कर रहा था, इसलिए ये निगेटिव है, तो इसको बोलेंगे अपन निगेटिव इंड्यूसिबल। तो पॉजिटिव इंड्यूसिबल मतलब क्या होता है, पॉजिटिव मतलब अब ये पक्का एक्टिवेटर के कंट्रोल में रहेगा। तो देखो यहाँ पे कि हमारे पास में जो एक्टिवेटर प्रोड्यूस हुआ वो आपके एक्टिवेटर एलिमेंट के साथ में बाइंड हो सकता है, बट हमने इसको इंड्यूसिबल अगर बोला है तो मेटाबोलाइट हमारा प्रेजेंट होगा तो ही आपका जीन एक्सप्रेस होगा। तो मेटाबोलाइट है और ये मेटाबोलाइट जो है ये आपका को एक्टिवेटर का काम करता है। तो को एक्टिवेटर अगर आपके इनएक्टिव एक्टिवेटर मतलब आपके एक्टिवेटर के साथ में अगर ये बाइंड करता है तो एक्टिवेटर के साथ में बाइंड होने के बाद में मेटाबोलाइट और एक्टिवेटर कॉम्प्लेक्स जाके बाइंड हो जाएगा एक्टिवेटर बाइंडिंग एलिमेंट के साथ में, और ये फिर आपके आरएनए पॉलीमरेज को रिक्रूट करेगा। तो आरएनए पॉलीमरेज का रिक्रूटमेंट तभी होता है जब एक्टिवेटर बाइंड होता है, और एक्टिवेटर कब बाइंड होता है, जब मेटाबोलाइट होता है। तो इसका मतलब इन प्रेजेंस ऑफ मेटाबोलाइट, इन प्रेजेंस ऑफ एक्टिवेटर ये जीन रेगुलेट हो रहा है, तो इसको बोलेंगे अपन पॉजिटिव इंड्यूसिबल। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट निगेटिव रिप्रेसिबल एंड निगेटिव रिप्रेसिबल एंड निगेटिव रिप्रेसिबल एंड पॉजिटिव रिप्रेसिबल। निगेटिव रिप्रेसिबल के प्रेजेंस में क्या होता है, तो निगेटिव रिप्रेसिबल जो ओपेरॉन है हमारा या जीन जो है ये निगेटिव रिप्रेसिबल आप तभी बोलोगे, निगेटिव मतलब रिप्रेसर के अंडर में। रिप्रेसिबल का मतलब होता है कि मेटाबोलाइट अगर प्रेजेंट है तो रिप्रेस करेगा। तो देखो यहाँ पे मेटाबोलाइट जो है आपका ये नहीं है। मेटाबोलाइट अगर आपके पास में नहीं है तो आपका रिप्रेसर जो है ये इनएक्टिव है, अकेला बाइंड नहीं हो सकता। तो रिप्रेसर अगर बाइंड नहीं हो रहा है तो इसका मतलब जीन आरएनए पॉलीमरेज जाके बाइंड होगा। आरएनए पॉलीमरेज जाके अगर बाइंड होता है तो जीन का एक्सप्रेशन होगा। तो यहाँ पे देखो कि इन अब्सेंस ऑफ मेटाबोलाइट हमारे पास में नहीं है, तो मेटाबोलाइट नहीं है इसका मतलब आपका जीन एक्सप्रेशन होगा। तो
आपका मेटाबोलाइट अगर प्रेजेंट है तो अपन ने बोला इन प्रेजेंस ऑफ मेटाबोलाइट जीन एक्सप्रेशन अगर आपका ऑफ होता है तो रिप्रेसिबल होता है। देखो यहाँ पे मेटाबोलाइट है, मेटाबोलाइट अगर है तो ये जाके बाइंड होता है रिप्रेसर के साथ, और रिप्रेसर के साथ में अगर आपका मेटाबोलाइट बाइंड होता है तो एक्टिव रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स बनेगा और ये जाके बाइंड हो जाएगा आपके ऑपरेटर के साथ। ऑपरेटर के साथ में अगर ये बाइंडिंग करता है तो आरएनए पॉलीमरेज जो है ये रिक्रूट नहीं हो पाएगा, मतलब जीन एक्सप्रेशन यहाँ पे नहीं होगा, तो जीन एक्सप्रेशन ऑफ। ठीक है, तो रिप्रेसर के प्रेजेंस में और मेटाबोलाइट के प्रेजेंस में अगर ये ओपेरॉन आपका रेगुलेट हो रहा है तो इसको बोला जाता है निगेटिव रिप्रेसिबल। बट अगर मेटाबोलाइट है और एक्सप्रेशन आपका ऑफ हो रहा है तो उसको रिप्रेसिबल तो बोलेंगे। पर पॉजिटिव बोलना है या नेगेटिव बोलना है तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कि ये एक्टिवेटर के कंट्रोल में है या आपके रिप्रेसर के कंट्रोल में है। तो ये सेकंड एग्जांपल, ये फॉर एग्जांपल एक्टिवेटर के कंट्रोल में है। एक्टिवेटर के कंट्रोल में है, इसका मतलब एक्टिवेटर जो है आपका ये जब प्रोड्यूस होता है तो ये आपका जाके बाइंड हो जाएगा एक्टिवेटर बाइंडिंग एलिमेंट के साथ में। अगर ये यहाँ पे बाइंडिंग करता है इसका मतलब आरएनए पॉलीमरेज रिक्रूट होगा, और आरएनए पॉलीमरेज अगर रिक्रूट होता है तो जीन एक्सप्रेशन ऑन होगा। तो इसका मतलब ये एक्टिवेटर के कंट्रोल में इसलिए पॉजिटिव। और रिप्रेसर जब प्रेजेंट होता है तो रिप्रेसर आपका बाइंड हो जाएगा आपके एक्टिवेटर के साथ और ये एक्टिवेटर को इनएक्टिवेट कर देगा, तो एक्टिवेटर आपका भी बाइंड नहीं हो सकता। इसका मतलब इन प्रेजेंस ऑफ मेटाबोलाइट आपका जीन एक्सप्रेशन ऑफ होगा, तो इसलिए रिप्रेसिबल। और इस जीन को रेगुलेट कर रहा है आपका एक्टिवेटर, तो प्रेजेंस ऑफ एक्टिवेटर और अब्सेंस ऑफ एक्टिवेटर जो है ये जीन को रेगुलेट करता है, उसके एक्सप्रेशन को रेगुलेट करता है, इसलिए इसको अपन बोलेंगे पॉजिटिव क्योंकि एक्टिवेटर के कंट्रोल में है, और रिप्रेसिबल क्योंकि आपका मेटाबोलाइट जो है इसको रिप्रेस कर रहा है। तो इसके अलावा 3 टाइप्स के आपको रिस्पॉन्सेस बायोलॉजिकल सिस्टम में देखने को मिलते हैं। एक होता है टाइप ए रिस्पॉन्स। अगर जीन एक्सप्रेशन जो है ये इंक्रीज होता है इन प्रेजेंस ऑफ पर्टिकुलर सिग्नल, तो जैसा बोलते हैं जब तक सिग्नल नहीं मिलता तब तक आप कोई भी जीन को एक्सप्रेस नहीं करते। तो आपका जो सिग्नल है ये अगर प्रेजेंट है तो जीन एक्सप्रेशन आपका कंटिन्यू चल रहा है। सिग्नल बंद कर दो तो जीन एक्सप्रेशन आपका कम होना चाहिए। तो यहाँ पे 3 टाइप के आपको रिस्पॉन्सेज देखने को मिलते हैं, टाइप ए रिस्पॉन्स, टाइप बी रिस्पॉन्स एंड टाइप सी रिस्पॉन्स। टाइप ए रिस्पॉन्स जो है ये टाइप ए रिस्पॉन्स आपको यहाँ पे इन प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसिंग सिग्नल मिलता है। तो सिग्नल अगर प्रेजेंट है तो जीन एक्सप्रेशन आपका बढ़ जाएगा, और ये आपको मोस्टली प्रोकैरियोट में आपको देखने को मिलता है इन प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रिएंट। उसके बाद में टाइप बी रिस्पॉन्स। टाइप बी रिस्पॉन्स जो है ये आपका बहुत कम टाइम के लिए एक्सप्रेस होता है, भले ही आपका रेगुलेटरी सिग्नल प्रेजेंट हो। तो एक बार सिग्नल देने के बाद में आपका अगर जीन एक्सप्रेशन कंटिन्यूसली मेंटेन होता है, बहुत लंबे समय तक के लिए अगर रहता है, तो अपन उसको बोलते हैं टाइप ए रिस्पॉन्स। टाइप बी रिस्पॉन्स में आपका सिग्नल देने के बावजूद, सिग्नल प्रेजेंट रहने के बावजूद ये आपका एक्सप्रेशन जो है ये ज़्यादा लंबे समय के लिए नहीं रहता, तो इसलिए इसको बोला जाता है टाइप बी रिस्पॉन्स। इस केस में एमआरएनए का हाफ लाइफ बहुत कम होता है। टाइप ए रिस्पॉन्स में एमआरएनए का हाफ लाइफ बहुत ही ज़्यादा होता है, इसलिए एक बार सिग्नल देने के बाद में भी आपका एमआरएनए लंबे समय तक रहेगा। जितना लंबे समय तक एमआरएनए मेंटेन रहेगा उतना आपका प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते रहेगा। उसके बाद में ये जो आपका टाइप बी है ये आपको डेवलपमेंट में आपको देखने को मिलता है। तो ड्यूरिंग डेवलपमेंट आपको इस टाइप का एक्सप्रेशन देखने को मिलता है। उसके बाद में टाइप सी रिस्पॉन्स जो है ये सिग्नल आपका ख़त्म होने के बाद में भी आपको ये एक्सप्रेशन मेंटेन दिखेगा। तो इंक्रीज जीन एक्सप्रेशन दैट परसिस्ट इवन आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ सिग्नल, और ये भी आपका डेवलपमेंट ऑफ टिश्यू एंड ऑर्गन में देखने को मिलता है। तो ये 3 ग्राफ्स है टाइप ए बी एंड सी रिस्पॉन्सेस के। टाइप ए जो है, टाइप ए रिस्पॉन्स जो है आपका, ये टाइप ए में देखो यहाँ पे सिग्नल हमने दे दिया,
और सिग्नल जब तक प्रेजेंट है आपका तब तक आपको ये ग्राफ दिख रहा है। तो जीन एक्सप्रेशन लेवल देखो यहाँ पे, जीन एक्सप्रेशन आपका इन प्रेजेंस ऑफ सिग्नल बढ़ गया, बट सिग्नल यहाँ से अपन ने स्टार्ट किया और यहाँ पे ख़त्म किया तो सिग्नल आपका एक्सप्रेशन बंद हो गया। तो जब तक आपको सिग्नल मिलता रहेगा तब तक आप एक्सप्रेशन करते रहोगे। तो इतना लंबा सिग्नल दिया अपन ने, इतना लंबे समय तक के लिए सिग्नल मेंटेन रखा, तो एक्सप्रेशन उतना लंबे समय तक के लिए मेंटेन है। बट टाइप बी देखो, अपन ने बोला कि सिग्नल भले ही प्रेजेंट है बट आपका जो एक्सप्रेशन है ये एक्सप्रेशन बहुत कम समय के लिए होता है। तो सिग्नल देखो यहाँ से यहाँ तक है, बट यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है आपका ये जल्दी ही कम हो गया। ठीक है, तो जीन एक्सप्रेशन जो है ये आपका बहुत कम समय के लिए रहता है, भले ही आपके पास में सिग्नल प्रेजेंट है। तो इसको बोला जाता है टाइप बी रिस्पॉन्स। तो टाइप सी में अपन ने बोला था कि सिग्नल ख़त्म हो गया आपके पास का, सिग्नल अपन ने बहुत कम समय के लिए यहाँ पे प्रोवाइड किया है। तो सिग्नल आपने बहुत कम समय के लिए अगर आपने प्रोवाइड किया है, फिर भी यहाँ पे आपका जो रिस्पॉन्स है, जीन एक्सप्रेशन है, आपको बहुत लंबे समय के लिए देखने को मिलेगा। तो जीन सिग्नल यहाँ पे अपन ने ख़त्म कर दिया, बट जीन एक्सप्रेशन आपको लंबे समय तक आपको मिलेगा। ये हो गया टाइप सी। तो टाइप ए में हमने क्या बोला था कि सिग्नल आप प्रोवाइड करो, जितना कम टाइम के लिए सिग्नल, एक्सप्रेशन उतना कम, जितना लंबे टाइम के लिए एक्सप्रेशन सिग्नल उतना एक्सप्रेशन ज़्यादा। टाइप बी में सिग्नल कितना भी लंबा हो बट वो उसका एक्सप्रेशन कम समय के लिए होता है, शॉर्ट टाइम के लिए होता है। टाइप सी में अपन ने बोला था कि सिग्नल आपका आप बहुत ही शॉर्ट टाइम का दे दो, एक बार भी आपने अगर स्टिमुलेट कर दिया तो वो सिग्नल, एक बार भी आपने अगर स्टिमुलेट किया है तो एक्सप्रेशन आपको लंबे समय तक के लिए मिलेगा। तो ये हो गया आपका टाइप सी। उसके बाद में नेक्स्ट रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट। तो ये हो गया बेसिक ऑफ जीन रेगुलेशन जो अपन ने यहाँ तक पढ़ा है। तो बेसिक ऑफ जीन रेगुलेशन जो है इसमें अपन ने पॉजिटिव रेगुलेशन, नेगेटिव रेगुलेशन या पॉजिटिव कंट्रोल, नेगेटिव कंट्रोल पढ़ा, इंड्यूसिबल, रिप्रेसिबल पढ़ा। उसके बाद में अपन ने पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंड्यूसिबल पढ़ा। उसके बाद में पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिप्रेसिबल भी पढ़ा। तो इंड्यूसिबल के दो टाइप, पॉजिटिव इंड्यूसिबल, नेगेटिव इंड्यूसिबल। रिप्रेसिबल की भी दो टाइप, पॉजिटिव रिप्रेसिबल एंड नेगेटिव रिप्रेसिबल। तो अब ये तो हो गया बेसिक आपके जीन रेगुलेशन का कि जीन रेगुलेशन किया कैसे जाता है। बट जीन रेगुलेशन अगर आप प्रोकैरियोट में पढ़ते हो तो बैक्टीरियल जीन एक्सप्रेशन जो है ये अपन जीनोमिक लेवल पे नहीं करते, क्योंकि वहाँ पे आपका हिस्टोन नहीं होता। तो हिस्टोन नहीं होता तो हिस्टोन की वहाँ पे बात ही नहीं आएगी। तो यहाँ पे अपन जीन रेगुलेशन स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द ट्रांसक्रिप्शन लेवल। ट्रांसक्रिप्शन लेवल से अगर आपको जीन रेगुलेशन स्टार्ट करना है तो सबसे पहले यहाँ पे आपका रेगुलेटरी प्रोटीन जो हमने पढ़ा था ये दो टाइप के रेगुलेशन करेगा, दो टाइप के कंट्रोल शो करेगा, पॉजिटिव एंड निगेटिव कंट्रोल। ठीक है, जो अपन ने पढ़ा। तो हमें स्टार्ट करना है ओपेरॉन रेगुलेशन से, और ओपेरॉन रेगुलेशन अगर आपको समझ में आ गया तो आपको ये पूरा पॉजिटिव, निगेटिव, इंड्यूसिबल एंड रिप्रेसिबल रेगुलेशन क्या होता है ये आपको समझ में आ जाएगा। तो इसमें आप ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे रेगुलेटरी प्रोटीन मीडिएट जिसमें ओपेरॉन रेगुलेशन पढ़ेंगे, और दूसरा पढ़ेंगे अपन एंटीसेंस आरएनए रेगुलेशन। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते रेगुलेटरी प्रोटीन मीडिएटेड रेगुलेशन जिसमें आप पॉजिटिव, निगेटिव, इंड्यूसिबल, रिप्रेसिबल पढ़ोगे। और यहाँ पे हमें ये जो रेगुलेशन है, रेगुलेशन के जो टाइप्स है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें चाहिए ओपेरॉन। तो ओपेरॉन जो है ये सबसे पहला ओपेरॉन अपन स्टार्ट करते हैं लैक ओपेरॉन। अब लैक ओपेरॉन जो है आपका, ओपेरॉन का मतलब हमने क्या बोला था, ओपेरॉन मतलब नंबर ऑफ जीन्स अंडर द कंट्रोल ऑफ कॉमन ऑपरेटर एंड प्रमोटर। तो सिंगल प्रमोटर के कंट्रोल में अगर यहाँ पे नंबर ऑफ जीन है तो अपन उसको बोलेंगे ये ओपेरॉन है। बट ओपेरॉन में आपको रिप्रेसर को कंसीडर नहीं करना पड़ता। उसके बाद में नेक्स्ट जो आपका ओपेरॉन है उसमें अगर एक ही प्रमोटर के साथ आरएनए पॉलीमरेज बाइंड हो रहा है और वो लास्ट तक जितने, अगर 2 होंगे तो 2, 3 होंगे तो 3, अगर 10 होंगे तो 10, अगर 10 जीन मतलब एक से ज़्यादा जीन अगर एक ही प्रमोटर के कंट्रोल में है तो एक बार आरएनए पॉलीमरेज अगर बाइंड होता है तो लास्ट एंड तक
सभी जीन जब तक ट्रांसक्रिप्शन नहीं होते तब तक आपका टर्मिनेशन साइट नहीं आता। तो एक ही एमआरएनए में सारे जीन जो है उसके कोडिंग सीक्वेंसेस आ जाएंगे। तो आपके पास में ए बी सी ये 3 प्रोटीन हैं जो जिसके जीन आपके कॉमन प्रमोटर के कंट्रोल में है। तो एक बार आरएनए पॉलीमरेज अगर बाइंड हो गया तो ये ए बी सी ये तीनों भी सीक्वेंसेस के जो एमआरएनए हैं ये या जो तीनों सीक्वेंसेस जो है आपके या तीनों कोडिंग रीजन जो है आपके ये आपके एक ही एमआरएनए में आ जाएंगे। तो इसको अपन बोलेंगे कि ओपेरॉन जब भी एक्सप्रेस होता है तो आपको जो एमआरएनए मिलता है उसमें एक से ज़्यादा प्रोटीन के सीक्वेंसेस होते हैं, इसलिए अपन उसको बोलते हैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक। तो आपका जो जीन है तो ये जीन जो रहेगा आपका ये जीन में ट्रांसक्राइब टुगेदर इनटू द एमआरएनए स्ट्रैंड एंड आइदर ट्रांसलेटेड टुगेदर इन द साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पे आपका जो स्प्लाइसिंग रहेगा ये मोनोसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए को प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे आपका मोनोसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए का मतलब होता है कि उसके पास में एक सिस्ट्रॉन है, मतलब एक ही प्रोटीन के लिए कोडिंग रीजन है। तो पॉलीसिस्ट्रॉनिक का मतलब होता है कि वहाँ पे आपके नंबर ऑफ प्रोटीन्स के लिए सीक्वेंसेस प्रेजेंट है। तो आपका जो लैकोपेरॉन है ये लैकोपेरॉन में आपके पास अलग अलग जीन्स रहेंगे। तो ये लैकोपेरॉन का अपन स्ट्रक्चर यहाँ पे देख लेते हैं। तो लैकोपेरॉन जो है इसके स्ट्रक्चर में आपका ओपेरॉन आपका ये बॉक्स में अपन ने बताए हैं, और ओपेरॉन यहाँ से आपका स्टार्ट हो गया जहाँ से प्रमोटर है, ख़त्म हो गया जहाँ पे टर्मिनेटर है। तो आपका प्रमोटर, उसके बाद में ऑपरेटर, उसके बाद में लैक जेड जीन, उसके बाद लैक वाई, लैक ए, और उसके बाद में टर्मिनेटर सीक्वेंस ख़त्म। तो लैक ओपेरॉन आपका प्रमोटर से स्टार्ट किया, टर्मिनेटर ख़त्म कर दिया। आपका जो लैक आई जीन है ये लैक आई जीन इसका रिप्रेसर होता है, और ये आपका नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स अवे रहेगा फ्रॉम दी ओपेरॉन स्ट्रक्चर। तो ये इसका भी प्रमोटर और इसका ये स्ट्रक्चरल जीन दैट इज़ लैक आई, और उसके बाद में ये आपका टर्मिनेटर। ठीक है, तो जैसे लैक आई जो है इसके पास में भी आपका प्रमोटर एंड टर्मिनेटर रहेगा और कोडिंग सीक्वेंस रहेगा। तो वैसे हमारे ओपेरॉन के पास में भी प्रमोटर ऑपरेटर के साथ टर्मिनेटर भी प्रेजेंट है। लैक्टोज ओपेरॉन जो है ये आपका लैक्टोज मेटाबॉलिज्म के लिए होता है, तो इसलिए अपन इसको लैक ओपेरॉन बोला। तो मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज के लिए ये ओपेरॉन होता है जो आपके बैक्टीरिया एज वेल एज ह्यूमन में भी ये प्रेजेंट रहेगा, बट स्ट्रक्चर थोड़े आपके डिफरेंट रहेंगे। अल्दो ग्लूकोज जो है ये फर्स्ट आपका प्राइमरी सोर्स होता है शुगर का। शुगर जो भी आप यूटिलाइज करते हो तो प्राइमरी शुगर जो हम प्रेफर्ड करते वो होता है हमारा ग्लूकोज। और ग्लूकोज जो है इसको अगर अपन कार्बन सोर्स की तरह यूज़ कर रहे हैं, इसको सबसे ज़्यादा प्रिफर्ड कर रहे हैं, तो इसका मतलब ग्लूकोज अगर मीडियम में प्रेजेंट होगा तो वो कभी भी अपन दूसरे शुगर को यूटिलाइज नहीं करते। तो ग्लूकोज अगर है तो अपन पहले ग्लूकोज को यूटिलाइज़ करेंगे, और उसके बाद में अगर आपके पास कोई दूसरा शुगर पड़ा है तो ग्लूकोज ख़त्म होने के बाद में आप उसको यूटिलाइज़ करना स्टार्ट करो। ये जो आपका बिहेवियर है ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, ये आपका बिहेवियर बैक्टीरिया के लिए भी होता है, बाकी सब ऑर्गेनिज्म के लिए होता है। तो सबसे मोस्ट आपका जो प्राइमरी सोर्स होता है कार्बन का वो होता है ग्लूकोज। प्रेफर्ड शुगर जो होता है वो होता है आपका ग्लूकोज। तो ग्लूकोज अगर प्रेजेंट है तो अपन बाकी का जो शुगर है उसको यूटिलाइज नहीं करेंगे, तो उससे रिलेटेड जो भी जीन एक्सप्रेशन है उसको हम ऑन नहीं करने वाले। तो लैक ओपेरॉन आपका तभी एक्सप्रेस होता है जब आपको क्या करना होता है, जब आपको लैक्टोज को यूटिलाइज करना होता है। तो लैक ओपेरॉन जो है ये लैक्टोज मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है। तो लैक्टोज अगर आपके मीडियम में है तो ही आप लैक ओपेरॉन को एक्सप्रेस करोगे। लैक ओपेरॉन में आपको स्ट्रक्चरल जीन अगर आप पढ़ते हो तो लैक ओपेरॉन में स्ट्रक्चरल जीन अगर पढ़ोगे तो स्ट्रक्चर ऑफ लैक ओपेरॉन कंसिस्ट ऑफ स्ट्रक्चरल जीन। कितने स्ट्रक्चरल जीन है? तो 3 स्ट्रक्चरल जीन है। तो आपके पास लैक जेड है। लैक जेड जो है ये आपका बीटा गैलेक्टोसाइड इसको प्रोड्यूस करता है, जो लैक्टोज में जो ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज के बीच में बीटा गैलेक्टोसाइड लिंकेज होता है उसको ब्रेक करेगा।
लैक वाई जो होता है, ये लैक वाई आपका लैक्टोज परमिएज होता है, जो लैक्टोज को अलाउ करता है। लैक ए जो है ये आपका थायोगैलेक्टोसाइड ट्रांस एसिटाइलेज होता है, जो आपके लैक्टोज मेटाबॉलिज्म के रेगुलेशन में इन्वॉल्व होता है। उसके बाद में अब प्रमोटर, टर्मिनेटर और ऑपरेटर, ये सीक्वेंसेस होते हैं। और आपके पास में जो लैक आई है, ये लैक आई को अपन ओपेरॉन में कंसिडर नहीं करते, बट ये आपका ओपेरॉन को रेगुलेट ज़रूर करता है। तो लैक ओपेरॉन जो है, इसमें अगर आप देखोगे तो लैक ओपेरॉन में यहाँ पे ये आपका प्रमोटर, उसके बाद ऑपरेटर, तो प्रमोटर एंड ऑपरेटर जो है इसका ये सीक्वेंस ओवरलैप कर रहा है। उसके बाद में लैक जेड जीन, लैक वाई, लैक ए जो स्ट्रक्चरल जीन्स है। उसके बाद में इसके अलावा प्रमोटर के अपस्ट्रीम रीजन में आपको यहाँ पे कैप्साइड मिलता है। अपस्ट्रीम मतलब आपका +1 साइड जो है इसका, इससे अगर आप लेफ़्ट साइड में जाओगे तो वहाँ पे वो सीक्वेंस आपके कोई भी काम का नहीं होता, तो उसको बोलते हैं अपस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम मतलब जो हम ट्रांसक्राइब करने वाले हैं उसको बोलते हैं डाउनस्ट्रीम। तो आरएनए पॉलीमरेज हमेशा डाउनस्ट्रीम साइड पे ही पॉलीमराइजेशन करता है। तो कैप साइड जो है ये आपका कैप बाइंडिंग प्रोटीन के लिए होता है, तो या इसको अपन कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन भी बोलते हैं। तो कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन के को बाइंड करने के लिए यहाँ पे आपके पास में कैप साइट होता है। उसके बाद में नेक्स्ट, तो यहाँ पे आपके पास में आरएनए पॉलीमरेज है जो बाइंड होगा कहाँ पे, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होगा आपके प्रमोटर के साथ में। कैप आपका बाइंड होगा कैप साइड के साथ में। तो हम लैक आई पढ़ेंगे जो ऑपरेटर के साथ में बाइंड होता है, जो हमारा रिप्रेसर होता है। तो रिप्रेसर बाइंड होगा आपके ऑपरेटर के साथ में। तो चलो ये 3 क्लियर हो गए, रिप्रेसर ऑपरेटर के साथ में बाइंड होता है, आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर के साथ में बाइंड होता है। तो जो कैप पढ़ेंगे अपन, ये बाइंड होगा आपका कैप साइड के साथ में। उसके बाद में नेक्स्ट जीन रेगुलेशन जो है, इसमें अपन ने जो 3 जीन पढ़े थे लैक जेड वाई ए, इसके प्रोडक्ट होते हैं आपके अलग अलग। लैक जेड के बीटा गैलेक्टोसाइड साइडेज, लैक वाई का बीटा गैलेक्टोसाइड परमेज पढ़ा था अपन ने, और लैक ए जो है इसका पढ़ा था अपन ने थायोगैलेक्टोसाइड ट्रांस एसिटाइलेज। तो आपका जो लैकोपेरॉन है इसमें आपको दोनों भी रेगुलेशन देखने को मिलते हैं, पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव रेगुलेशन। तो पॉजिटिव कंट्रोल एंड निगेटिव कंट्रोल जो है ये आपको अगर यहाँ पे दोनों भी देखने को मिलते हैं, बट इसको सबसे इम्पोर्टेंट कंट्रोल कौन सा होता है, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कंट्रोल होता है आपका निगेटिव कंट्रोल। तो हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना है निगेटिव कंट्रोल की तरफ। तो निगेटिव कंट्रोल ही अगर आपके लैक ओपेरॉन को ज़्यादा रेगुलेट कर रहा है, उसी के ऊपर आपका रेगुलेशन डिपेंड करता है, तो इसलिए अपन इसको बोलते निगेटिव ओपेरॉन, बराबर। बट ये लैक्टोज के प्रेजेंट में इंड्यूस होगा, मतलब लैक्टोज अगर है आपके मीडियम में तो ही अपन इस ओपेरॉन को एक्सप्रेस करने वाले हैं। तो इसलिए आप बोलोगे कि मेटाबोलाइट के प्रेजेंट में ही इंड्यूस होता है, इसका मतलब ये आपका इंड्यूसिबल है। निगेटिव क्योंकि रिप्रेसर के कंट्रोल में है, इंड्यूसिबल क्योंकि मेटाबोलाइट इंड्यूस कर रहा है, तो ये आपका निगेटिव इंड्यूसिबल ओपेरॉन होता है। तो हम यहाँ पे निगेटिव कंट्रोल एंड पॉजिटिव कंट्रोल पढ़ने वाले हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए निगेटिव कंट्रोल ऑफ लैकोपेरॉन। तो निगेटिव कंट्रोल ऑफ लैकोपेरॉन को समझने के लिए हमारे पास में यहाँ पे लैकोपेरॉन का एक स्ट्रक्चर है। लैकोपेरॉन जो है इसमें आपके लैक जेड वाई एंड ए ये जीन अगर एक्सप्रेशन हो रहे हैं तो अपन बोलेंगे कि आपका ओपेरॉन एक्सप्रेस हो रहा है। एक्सप्रेशन आपको कब नहीं दिखेगा, सिंपल है कि अगर आपके पास में लैक्टोज अगर नहीं है तो ओपेरॉन नहीं दिखेगा, मतलब फर्स्ट है हमारा अब्सेंस ऑफ लैक्टोज वाला कंडीशन। तो इन अब्सेंस ऑफ लैक्टोज आपका जो एक्सप्रेशन होगा उसको आपको पढ़ना है। तो इन अब्सेंस ऑफ लैक्टोज आपका एक्सप्रेशन होगा या नहीं होगा वो हमें पढ़ना है। और बेसिक यही है कि लैक्टोज शुगर अगर नहीं है तो हम एक्सप्रेशन नहीं करेंगे, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनिज्म विदाउट नीड
आपको अगर किसी भी प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है तो आप उसको कभी भी एक्सप्रेस नहीं करते। आपको बीटा गैलेक्टोसाइडेज की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि लैक्टोज़ है। अगर लैक्टोज़ नहीं है तो उसकी ज़रूरत ही नहीं है, और ज़रूरत नहीं है मतलब उसका एक्सप्रेशन आपको नहीं करना, क्योंकि हमने ट्रांसलेशन में पढ़ा है कि एक अमीनो एसिड को एक्टिवेट करने के लिए आपको एक्टिवेशन में पहले एक एटीपी यूज़ करनी पड़ती है, जो 2 एटीपी इक्विवेलेंट एनर्जी को अपन वहाँ पे यूज़ करते हैं। तो एटीपी इज कन्वर्ट टू एएमपी करते हैं, मतलब वहाँ पे 2 एटीपी अपन यूज़ की, तो 2 एटीपी इक्विवेलेंट एनर्जी वहाँ पे यूज़ किया, और उसके बाद में इलोंगेशन फैक्टर जो है ये एक जीटीपी को लेके आता है। इलोंगेशन फैक्टर जी ट्रांसलोकेट जो है और एक जीटीपी को लेके आता है, मतलब 2 जीटीपी 2 एटीपी अपन ने एक अमीनो एसिड को ऐड करने के लिए यूज़ किया था। मतलब आप इमेजिन करो कि अगर आपको 100 अमीनो एसिड का अगर प्रोटीन बनाना है तो आपको नियर अबाउट 400 एटीपी इक्विवेलेंट एनर्जी आपको वहाँ पे लग रही है। तो प्रोटीन बनाना मतलब एनर्जी लगना, और अगर आप प्रोटीन बनाने के लिए एनर्जी अगर यूज़ कर रहे हो तो उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो जब आपको प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है तभी आपको जीन को एक्सप्रेस करना है, मतलब आप तभी आपका एनर्जी यूज़ करोगे, अदरवाइज़ वो जो आपका एनर्जी है वो वेस्ट जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो लैक्टोज़ है ये अगर अब्सेंट है तो हमने पहला कंडीशन लिया कि इन अब्सेंस ऑफ लैक्टोज़, तो इन अब्सेंस ऑफ लैक्टोज़ ये अपन पढ़ रहे इन अब्सेंस ऑफ लैक्टोज़। तो अब्सेंस ऑफ लैक्टोज़ में क्या होगा? तो इन अब्सेंस ऑफ लैक्टोज़ यहाँ पे आपका जो लैक आई है, ये लैक आई जीन जो हमारा रिप्रेसर होता है, जो हमारा रेगुलेटर जीन होता है, ये एक्सप्रेस होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, एमआरएनए बनेगा, और उसके बाद में ट्रांसलेशन करेंगे तो प्रोटीन मिलेगा। तो ये आपका जो रेगुलेटरी प्रोटीन है, रिप्रेसर प्रोटीन है, ये आपका एक्टिव है। तो एक्टिव रिप्रेसर है तो ये जाके आपका बाइंड हो जाएगा जहाँ पे इसकी साइट होगी। तो यहाँ पे इसकी साइट कहाँ पे होती है? तो ऑपरेटर। तो ऑपरेटर कहाँ पे प्रेजेंट होता है? इन बिटवीन स्ट्रक्चरल जीन, फर्स्ट स्ट्रक्चरल जीन एंड प्रमोटर रीजन। तो प्रमोटर एंड लैक जेड जो है दोनों के बीच में ये ओवरलैप कर रहा है, तो ये यहाँ पे प्रेजेंट है, बराबर। तो आपका जो ऑपरेटर है ये आपका ऑपरेटर ओवरलैप कर रहा है इन बिटवीन प्रमोटर एंड लैक जेड, तो बाइंड हो गया यहाँ पे। तो ऑपरेटर के साथ में जाके बाइंड होने के बाद में आरएनए पॉलीमरेज जो है ये यहाँ पे रिक्रूट नहीं होगा, और आरएनए पॉलीमरेज अगर रिक्रूट नहीं होता तो देखो यहाँ पे ये आरएनए पॉलीमरेज है, और ये आरएनए पॉलीमरेज जो है अभी आपका प्रमोटर को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ पे आपका बाइंड हुआ है ऑपरेटर के साथ में रिप्रेसर, और रिप्रेसर बाइंड मतलब प्रमोटर आपका ब्लॉक हो गया, प्रमोटर ब्लॉक, तो अभी आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे रिक्रूट नहीं हो सकता, बाइंड नहीं कर सकता, तो जीन एक्सप्रेशन आपका नहीं होगा। तो इन अब्सेंस ऑफ लैक्टोज जीन एक्सप्रेशन नहीं हो रहा है। उसके बाद में इन प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज पढ़ते अपन। तो इन प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज, प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज अगर आप पढ़ते हो मतलब आपके पास में जो लैक्टोज है ये प्रेजेंट है, तभी यहाँ पे इन प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज, लैक्टोज प्रेजेंट है हमारे पास में। तो लैक्टोज अगर प्रेजेंट है तो इस केस में क्या है? तो यहाँ पे आपका लैक्टोज प्रेजेंट, इसका मतलब ग्रीन लाइट, लैक्टोज अब्सेंट मतलब रेड लाइट, रेड लाइट मतलब एक्सप्रेशन मत करो, ग्रीन लाइट मतलब एक्सप्रेशन करना है। तो प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज आपको ग्रीन लाइट है, आपको एक्सप्रेशन अभी करना है, तो कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे रिप्रेसर तो एक्सप्रेस होने वाला है क्योंकि उसका प्रमोटर अलग है, तो हम उसका एक्सप्रेशन को रोक नहीं सकते, तो एक्सप्रेशन होगा, प्रमोटर बनेगा, सॉरी रिप्रेसर बनेगा, रिप्रेसर तो बन गया, बट रिप्रेसर बन गया, बट इसके पास में जो डोमेन होता है वो डोमेन होता है एलो लैक्टोज बाइंडिंग डोमेन। तो हमारे पास में अगर लैक्टोज है तो लैक्टोज है, इसका मतलब आपका लैक्टोज जो है इट इज़ कन्वर्टेड इनटू एलो लैक्टोज। कैसे होगा? तो लैक्टोज जो है इसके ऊपर जैसे ही बीटा गैलेक्टोसाइडेज एक्ट करता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एक्ट करने के बाद में ये ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में इसका कन्वर्शन होता है। ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में अगर इसका कन्वर्शन होता है तो ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज फिर से आपके बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। तो ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज जो है ये आपके अल्फ़ा
सॉरी बीटा 1,6 अगर बॉन्ड फॉर्म करते हैं तो यहाँ पे आपका बन जाएगा एलोलैक्टोज। तो एलोलैक्टोज एंड लैक्टोज, इसमें डिफरेंस क्या है? तो लैक्टोज जो है इसमें बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है, और आपका जो एलोलैक्टोज है इसमें आपका बीटा 1,6 गैलेक्टोसाइडिक लिंकेज होता है। तो ये आपका जो शुगर है ये आपका लैक्टोज था, तो ये आपका बीटा गैलेक्टोसाइडिक लिंकेज, ये आपका पहला गैलेक्टोज है। ठीक है, पहला आपका गैलेक्टोज जिसको अपन ने इंडिकेट किया है यहाँ पे रेड से। ठीक है, और जो आपका ग्लूकोज है उसको इंडिकेट किया आपने ब्लू से, तो ये आपका ग्लूकोज है। दोनों के बीच में जो लिंकेज है ये लिंकेज है आपके लिए बीटा 1,4, तो बीटा 1,4 लिंकेज है तो ये लैक्टोज है। अब देखो यहाँ पे कि बीटा 1,4 लिंकेज अगर आपका ब्रेक होता है इन प्रेजेंस ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज, तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज के प्रेजेंस में अगर ये आपका लिंकेज ब्रेक होता है तो इसका मतलब यहाँ पे आपको दो शुगर मिलने वाले, एक ग्लूकोज और दूसरा गैलेक्टोज। बट बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो है इसका एक्सप्रेशन बेसल लेवल पे है। बेसल मतलब आपके पास में वो जीन एक्सप्रेशन को आपने बढ़ाया भी नहीं है तो भी वो प्रोटीन्स आपको कुछ ना कुछ कॉन्सेंट्रेशन में मिल रहा है। जैसे मैंने बोला था कि 2% एक्सप्रेशन हो रहा है तो बेसल वो हमेशा आपको दिखने वाला है, कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन होगा आपका, बट वो बहुत ही कम है इसलिए उसको बेसल बोला जाएगा। बट अगर वो एक्सप्रेशन 2 से 100% 90% पे पहुंच रहा है तो अपन उसको बोलेंगे एक्सप्रेशन हो गया। तो यहाँ पे बीटा गैलेक्टोसाइडेज विदाउट एक्सप्रेशन कहाँ से आया? तो वो बेसल एक्सप्रेशन की वजह से आपका बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रोड्यूस हो गया। तो बेसल एक्सप्रेशन को अपन थोड़ा सा बाद में और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। बीटा गैलेक्टोसाइडेज अगर है सेल में पहले से ही, उसकी एक्टिविटी थोड़ी थोड़ी मिल रही है तो आपको ये लैक्टोज को ये डिग्रेड कर लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस करके इसको कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में। ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज के बीच में बीटा 1,4 लिंकेज आपको दिख रहा है, बट ये आपका बीटा गैलेक्टोसाइडिक लिंकेज अगर ब्रेक होता है तो ग्लूकोज एंड आपके जो गैलेक्टोज है ये सेपरेट हो गए। उसके बाद में फिर से आपका एक नया लिंकेज फॉर्म हुआ इन बिटवीन गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। तो लिंकेज कौन सा फॉर्म हुआ? तो लिंकेज यहाँ पे आपका भी बना 1,6, और अगर 1,6 अगर लिंकेज यहाँ पे अगर बनता है इन बिटवीन गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज तो इसको बोला जाता है एलोलैक्टोज। तो एलोलैक्टोज एंड लैक्टोज में डिफरेंस क्या है? सिर्फ लिंकेज का, दोनों में भी गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज ही होते हैं। तो एलोलैक्टोज बनने के बाद एलोलैक्टोज जाके बाइंड हो जाएगा आपके रिप्रेसर के साथ, और रिप्रेसर के साथ में अगर ये बाइंड होता है तो ये आपके ऑपरेटर के साथ में बाइंडिंग नहीं कर सकता, तो ये आपका इनएक्टिवेट हो गया अगर ये आपके एलोलैक्टोज के साथ में बाइंड है तो आपका जो रिप्रेसर है ये इनएक्टिवेट हो गया इन प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज। इसलिए आपका आरएनए पॉलीमरेज जो है ये आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे आपका बाइंडिंग कर सकता है। तो आरएनए पॉलीमरेज आपका बाइंड हो गया, मतलब जीन एक्सप्रेशन हो गया। जीन एक्सप्रेशन अगर हो गया तो जीन एक्सप्रेशन होने के बाद में आपको यहाँ पे तीनों भी प्रोटीन का एक्सप्रेशन मिलेगा। ठीक है, तो अब्सेंस ऑफ लैक्टोज मतलब रेड लाइट मतलब नो एक्सप्रेशन, क्योंकि वहाँ पे आपका रिप्रेसर जाके ऑपरेटर के साथ में बाइंडिंग करेगा तो आरएनए पॉलीमरेज वहाँ पे रिक्रूट नहीं होगा। प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज मतलब ग्रीन लाइट, तो जीन एक्सप्रेशन करना है तो कैसे करेंगे? लैक्टोज प्रेजेंट है तो वो कन्वर्ट होगा एलोलैक्टोज में, एलोलैक्टोज बाइंड हो जाएगा रिप्रेसर के साथ तो रिप्रेसर इनएक्टिव तो वो आपका ऑपरेटर के साथ में बाइंडिंग नहीं कर सकता। बाइंडिंग नहीं तो इसका मतलब आरएनए पॉलीमरेज अभी रिक्रूट होगा, तो आरएनए पॉलीमरेज रिक्रूट होगा। आरएनए पॉलीमरेज रिक्रूट तो जीन एक्सप्रेशन मतलब ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड फाइनली आपको मिलेंगे प्रोडक्ट। तो ये हो गया आपका बेसिक ऑफ लैक ओपेरॉन।
तो इसमें लैक्टोज जब आपका अपसेंट होता है तो आपका ओपेरॉन स्विच ऑफ, मतलब आपका जीन एक्सप्रेशन नहीं होगा, प्रोटीन्स आपको नहीं दिखेंगे। तो ये आपका लैक्टोज के अपसेंट वाला कंसेप्ट है। लैक्टोज अपसेंट है तो आपका जो रिप्रेसर रहेगा, ये रिप्रेसर आपका एक्टिव रहेगा, और एक्टिव है तो इसका मतलब ये बाइंड हो जाएगा कहाँ पे, आपके ऑपरेटर के साथ में। तो प्रेजेंस में ये आपका जो एलोलैक्टोज है, ये एलोलैक्टोज इंड्यूसर होता है हमारा, जो मेटाबोलाइट था तो इंड्यूसर है ये जाके रिप्रेसर के साथ में बाइंड करेगा। रिप्रेसर इनएक्टिव, तो ये आपका ऑपरेटर के साथ में बाइंड नहीं कर सकता, तो बाइंडिंग कौन करेगा, आरएनए पॉलीमरेज, एंड फाइनली जीन एक्सप्रेशन करेगा। तो आपको ये तीनों भी जीन का एक्सप्रेशन मिलेगा। उसके बाद में पॉजिटिव कंट्रोल ऑफ लैक ओपेरॉन। लैक ओपेरॉन जो है इसका पॉजिटिव कंट्रोल क्या है, तो पॉजिटिव कंट्रोल ऑफ लैक ओपेरॉन क्या होता है। तो फर्स्ट कि आपका जो प्रमोटर है, इसके अपस्ट्रीम में एक साइट होती है जिसको बोला अपन ने कैप साइट या कैप बाइंडिंग एलिमेंट। तो कैटाबोलाइट एक्टिवेटिंग प्रोटीन जो है या साइक्लिक एएमपी बाइंडिंग प्रोटीन जो है, इसका एक बाइंडिंग साइट होता है, और कैप प्रोटीन जो है ये हमारे लिए एक्टिवेटर का काम करता है। तो कैप प्रोटीन हमारे लिए एक्टिवेटर का अगर काम कर रहा है तो यहाँ पे आपका ये कैप बाइंडिंग साइट आपको दिख रहा है। कैप बाइंडिंग साइट जो है कैप बाइंडिंग साइट के साथ में आपका कैप प्रोटीन अगर बाइंड होता है तो ये आपके आरएनए पॉलीमरेज को रिक्रूट करता है। तो कैप प्रोटीन कब बाइंड होगा, जब आपके पास में साइक्लिक एएमपी होगा। तो साइक्लिक एएमपी के प्रेजेंस में जो आपका कैप प्रोटीन है ये एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव कैप प्रोटीन जो है आपका, ये जाके बाइंड हो जाएगा कैप बाइंडिंग साइट के साथ। कैप बाइंडिंग साइट के साथ में बाइंड होने के बाद में यहाँ पे आपका जो आरएनए पॉलीमरेज है, या आरएनए पॉलीमरेज को कैप प्रोटीन रिक्रूट करेगा और आपके जीन एक्सप्रेशन को बढ़ा देगा। तो इन प्रेजेंस ऑफ कैप प्रोटीन, यहाँ पे कैप प्रोटीन आरएनए पॉलीमरेज को रिक्रूट करता है एट दी प्रमोटर, उसको हेल्प करता है रिक्रूटमेंट के लिए, उसकी एफिनिटी प्रमोटर के लिए बढ़ा देता है, जिसके कारण आपका जीन एक्सप्रेशन बढ़ जाता है। तो ये पॉजिटिव कंट्रोल हो गया। बट कैप प्रोटीन अगर प्रेजेंट है और रिप्रेसर अगर आपका प्रेजेंट है तो उस केस में कभी भी जीन एक्सप्रेशन नहीं होगा। इसलिए अपने बोला कि पॉजिटिव और नेगेटिव कंट्रोल दोनों के अंडर में, बट सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है आपके रिप्रेसर का, मतलब निगेटिव कंट्रोल का, इसलिए इसको निगेटिव इंड्यूसिबल ओपेरॉन बोला जाता है। तो यहाँ पे कैप अगर इनएक्टिव है तो उस केस में आपका जो एक्सप्रेशन रहेगा वो एक्सप्रेशन को आपको कैप बढ़ा नहीं सकता। तो इन अब्सेंस ऑफ साइक्लिक एएमपी अगर आपकी अब्सेंट है, साइक्लिक एएमपी अगर आपका अब्सेंट है तो कैप प्रोटीन इनएक्टिव रहेगा, और कैप प्रोटीन अगर इनएक्टिव तो ये कैप बाइंडिंग साइट के साथ में बाइंड नहीं कर सकता। आरएनए पॉलीमरेज जो है इसको रिक्रूट नहीं कर सकता। तो आरएनए पॉलीमरेज जो है इसकी जो भी एफिनिटी रहेगी उसके हिसाब से ही ये आपका बाइंडिंग करके एक्सप्रेशन करेगा। तो ये जो आपका साइक्लिक एएमपी है, ये साइक्लिक एएमपी प्रोड्यूस कैसे होता है, तो साइक्लिक एएमपी जो है ये इसको प्रोड्यूस करता है एडिनाइलेट साइक्लेज, और एडिनाइलेट साइक्लेज जो है इसको रेगुलेट कौन करता है, तो एडिनाइलेट साइक्लेज जो है इसको रेगुलेट करता है आपका ग्रुप ट्रांसलोकेशन सिस्टम। तो जो अपन ने ग्रुप ट्रांसलोकेशन पढ़ा था मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में, वहाँ पे आपका जो इकोलाई है या बैक्टीरिया है जिसमें आपका ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए या शुगर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक सिस्टम होता है। तो ग्रुप ट्रांसलोकेशन सिस्टम जो है इसमें आपका जो
सीक्वेंस है, इसमें फॉस्फोइनॉल पायरुवेट जो है, ये फॉस्फोइनॉल पायरुवेट ग्रुप डोनेट करता है, फॉस्फेट ग्रुप को डोनेट करता है, इट इज कन्वर्टेड टू पायरुवेट। ग्रुप को एक्सेप्ट करता है आपका एंजाइम 1 जो फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में कन्वर्ट होगा। उसके बाद में HPR इससे ग्रुप एक्सेप्ट करेगा, तो इस जो आपका हिस्टिडीन प्रोटीन है ये ग्रुप को एक्सेप्ट करने के बाद में ये फॉस्फोराइलेट होता है। ये आपका ग्रुप डोनेट करता है आपके एंजाइम 2 को, जो ग्लूकोज स्पेसिफिक मैनो स्पेसिफिक होते हैं। उसके बाद में ये जो आपका एंजाइम 2A है, ये आपका एंजाइम 2B एंड C को फॉस्फेट ट्रांसफ़र करते हैं, और ये फॉस्फेट को ट्रांसफ़र करते हैं ऑन दी ग्लूकोज। दिस प्रोसेस इज कपल्ड विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज इनसाइड द सेल। तो ग्लूकोज जैसे ही ट्रांसपोर्ट होता है तो आपका एंजाइम 2BC जो है ये आपके फॉस्फेट को ट्रांसफ़र कर देता है ग्लूकोज के ऊपर, इट इज़ कन्वर्टेड टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। बट जब ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन कम रहेगा तो इन अब्सेंस ऑफ ग्लूकोज ये सिस्टम जो है ये ब्लॉक हो जाएगा। मतलब आपका एंजाइम 2A जो है ये फॉस्फोरेट फॉर्म में रहेगा, क्योंकि एंजाइम 2B जो है एक बार अगर फॉस्फोरेट हो गया तो वो आपका सेकेंड टाइम 2A से फॉस्फेट एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि आपके पास में ग्लूकोज ही नहीं है। B जब डीफॉस्फोरेट होगा तभी 2A उसको फॉस्फेट डोनेट कर सकता है। तो A जो है ये अगर आपका फॉस्फोरिलेटेड फॉर्म में है इन अब्सेंस ऑफ ग्लूकोज, तो 2A फॉस्फोरिलेटेड फॉर्म का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, और 2A जो है इसका फॉस्फोरिलेटेड फॉर्म का अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है इन अब्सेंस ऑफ ग्लूकोज, तो ये एक्टिवेट करता है आपके एडिनाइलेट साइक्लेज को। एडिनाइलेट साइक्लेज अगर आपका एक्टिवेट होता है तो एडिनाइलेट साइक्लेज जो रहेगा ये आपके ATP जो रहेगा ATP का कन्वर्शन करता है साइक्लिक AMP में। तो साइक्लिक AMP जो है ये आपकी कब प्रोड्यूस होगी, तो साइक्लिक AMP आपकी इन अब्सेंस ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट होगा, क्योंकि आपका ग्लूकोज अब्सेंट है तो जो आपका ग्रुप ट्रांसलोकेशन सिस्टम है ये आपका फॉस्फोरिलेट रहेगा। तो एंजाइम 2A अगर फॉस्फोरिलेटेड है तो ये एक्टिवेट करता है एडिनाइलेट साइक्लेज को। एडिनाइलेट साइक्लेज अगर एक्टिवेट हो गया तो ये ATP को कन्वर्ट कर देगा साइक्लिक AMP में। तो फाइनली आपका साइक्लिक AMP अगर प्रोड्यूस होता है इन अब्सेंस ऑफ ग्लूकोज, तो वो आपके कैटाबोलाइट एक्टिवेटिंग प्रोटीन जो है इसको एक्टिवेट करेगा। एंड फाइनली आपका कैटाबोलाइट एक्टिवेटिंग प्रोटीन अगर आपका एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो ये जाके बाइंड हो जाएगा कैप बाइंडिंग साइट के साथ में, जो रिस्पॉन्सिबल होता है रिक्रूटमेंट ऑफ RNA पॉलीमरेज के लिए। तो ये आपका जो डायग्राम है, ये जो आपका फिगर है, इसमें यहाँ पे बताया है कि आपका जो एडिनाइलेट साइक्लेज है इसको एंजाइम 2A जो है ये एक्टिवेट करता है। तो एंजाइम 2A जो है ये आपके एडिनाइलेट साइक्लेज को एक्टिवेट करेगा एंड एडिनाइलेट साइक्लिक AMP को प्रोड्यूस करेगा। तो साइक्लिक AMP प्रोड्यूस होने के बाद में जो कैटाबोलाइट एक्टिवेटिंग प्रोटीन होता है या कैटाबोलाइट रिप्रेसर प्रोटीन होता है, इसके अलग अलग नाम है। साइक्लिक AMP बाइंडिंग प्रोटीन बोल सकते हैं, कैटाबोलाइट एक्टिवेटिंग प्रोटीन बोल सकते हैं, या फिर आप इसको कैटाबोलाइट रिप्रेसर प्रोटीन बोल सकते हैं। तो ये आपका CRP जो है ये साइक्लिक AMP के साथ में बाइंड होने के बाद में ये बाइंड हो जाएगा आपके कैप एलिमेंट के साथ में, और ये आपके जीन एक्सप्रेशन को फिर ऑन करेगा बाय रिक्रूटिंग RNA पॉलीमरेज। तो यहाँ पे आपका जब ग्लूकोज कम होता है तो उस केस में कैटाबोलाइट एक्टिवेटिंग प्रोटीन एक्टिव नहीं होगा, क्योंकि साइक्लिक AMP का प्रोडक्शन नहीं होगा। तो व्हेन ग्लूकोज इज़ लो, ग्लूकोज आपका जब कम रहेगा तो उस केस में साइक्लिक AMP जो है जो आपका ग्लूकोज है इसका कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो एंजाइम 2A जो है यह आपका फॉस्फोरेट फॉर्म में रहेगा, और ये आपका साइक्लिक एडिनाइलेट साइक्लेज को अगर एक्टिवेट करता है तो साइक्लिक AMP का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। साइक्लिक AMP का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो इट बाइंड विद द कैप प्रोटीन, एंड कैप प्रोटीन फिर आपके कैटाबोलाइट एक्टिवेटिंग प्रोटीन बाइंडिंग साइट जो कैप साइट है इसके साथ में बाइंड होने के बाद में एक्सप्रेशन को बढ़ा देगा। तो ये आपका ग्लूकोज जब हाई होता है तो ये आपका साइक्लिक AMP का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, तो कैप एक्टिवेट नहीं होगा, तो RNA पॉलीमरेज जो है इसकी एफिनिटी यहाँ पे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि कैप प्रोटीन इसको रिक्रूट नहीं कर पाएगा।
तो यहाँ पे 4 सिचुएशन पॉसिबल है हमारे पास में लैक ओपेरॉन के लिए। एक है लैक्टोज अब्सेंट, तो आपका ओपेरॉन ऑफ होना चाहिए, ये सबको समझ में आ गया होगा। अगर ये प्रेजेंट है तो ओपेरॉन ऑन होना चाहिए। बट अगर अपन उसको ग्लूकोज के साथ में कंपेयर करते हैं तो फर्स्ट सिचुएशन क्या आएगा, लैक्टोज अब्सेंट है तो ओपेरॉन तो पक्का ऑफ ही रहने वाला है, भले वहाँ पे ग्लूकोज प्रेजेंट रहे या अब्सेंट रहे, तो ओपेरॉन ऑफ। अगर लैक्टोज आपका प्रेजेंट है बट ग्लूकोज भी प्रेजेंट है, तो ग्लूकोज है मतलब लैक्टोज को यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं आपको, तो ओपेरॉन फिर से ऑफ। इसका रीज़न भी आपको समझ में आ गया होगा कि ग्लूकोज प्रेजेंट है तो क्यों आपको ओपेरॉन एक्सप्रेस नहीं होता, ठीक है ना। तो उसके बाद में लैक्टोज जो है, ये लैक्टोज प्रेजेंट है बट ग्लूकोज अब्सेंट है, तो हाँ यहाँ पे आपका साइक्लिक एएमपी भी प्रोड्यूस होगा, कैप एक्टिवेट होगा और एक्सप्रेशन भी आपका बढ़ जाएगा, तो ओपेरॉन आपका ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो ओपेरॉन जो है यहाँ पे अपने वर्ड यूज़ किया ऑफ या ऑन, ये कभी भी नहीं होता। ओपेरॉन ऑफ या ऑन का मतलब होता है कि ऑफ मतलब कम्प्लीटली वो बंद हो गया, एक भी प्रोटीन आपको नहीं मिल रहा। ऑन मतलब आपको बहुत सारे प्रोटीन मिल रहे हैं, एक्सप्रेस हो रहा है। तो ये ऑफ या ऑन वर्ड अपन ने यूज़ नहीं करना चाहिए, बट ये समझने के लिए अपन इसको यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ओपेरॉन कभी भी कम्प्लीटली ऑफ नहीं होता, क्योंकि आपका जैसे अपन ने लैक ओपेरॉन में रिप्रेसर की बात की, रिप्रेसर बाइंड होता है, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं हो सकता। तो लैक्टोज जब अब्सेंट है तो एक्सप्रेशन नहीं होना चाहिए, लैक्टोज जब अब्सेंट है तो ओपेरॉन ऑफ होना चाहिए, बट ऑफ नहीं होता। आपका लैक्टोज जो है अगर अब्सेंट है तो सबसे ज़्यादा एफिनिटी, सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ऑफ बाइंडिंग रहेगी रिप्रेसर की विद दी ऑपरेटर रीजन, तो प्रमोटर को ब्लॉक करके रखेगा। बट अगर 100 में से 99% भी अगर प्रोबेबिलिटी रिप्रेसर की अगर अपन ने कंसिडर की ऑन द बेसिस ऑफ एफिनिटी, तो रिप्रेसर 1000 में से आपका 999 टाइम्स आपके ऑपरेटर के साथ में बाइंड करके उसको ब्लॉक करके रख सकता है। मतलब आरएनए पॉलीमरेज 1000 में से सिर्फ एक ही बार बाइंड हो सकता है। अगर वो एक बार भी बाइंड हुआ तो जीन एक्सप्रेस करेगा, और जीन एक्सप्रेस करेगा इसका मतलब एक एमआरएनए अगर बनता है तो वो प्रोटीन बना सकता है। तो जो भी 1/1000 ये जो प्रोपोर्शन है, इसके वजह से जो भी आपको प्रोटीन मिलता है, जो भी प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेशन मिलता है, उसको बोला जाता है बेसल एक्सप्रेशन। तो कोई भी जीन कम्प्लीटली ऑफ नहीं होता, उसका बेसल एक्सप्रेशन होते रहता है। तो बेसल एक्सप्रेशन मतलब क्या, बिकॉज ऑफ वेरी लो प्रोबेबिलिटी ऑफ बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, जो भी आपका जीन एक्सप्रेशन आपको दिखाई देता है उसको बोला जाता है बेसल एक्सप्रेशन। बट अगर लैक्टोज है तो वो रिप्रेसर को इनएक्टिवेट कर देगा, तो अब प्रोबेबिलिटी उल्टी हो जाएगी। अब आरएनए पॉलीमरेज सबसे ज़्यादा बाइंड होगा तो रिप्रेसर का बाइंडिंग का प्रोबेबिलिटी कम रहेगा। तो यहाँ पे आपका जो लैक ओपेरॉन है, ये लैक ओपेरॉन ख़त्म हो गया। कल अपन इसको कंटिन्यू करेंगे और लैक ओपेरॉन का जो भी म्यूटेशंस होता है अलग अलग साइट पे, वो अलग अलग म्यूटेशन जो है उससे रिलेटेड अपन एक्सप्रेशन पढ़ने वाले कि ऑपरेटर में म्यूटेशन हुआ तो क्या होगा, रिप्रेसर में म्यूटेशन हुआ तो क्या होगा, स्ट्रक्चरल जीन में म्यूटेशन हुआ तो क्या होगा। अगर अपन मेरोजाइगोटिक एक्सप्रेशन पढ़ते हैं तो उसमें एक्सप्रेशन आपको किस टाइप का मिलेगा। तो ये अलग अलग टर्म अपन कल पढ़ने वाले हैं और वही हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो जो भी आपका कल अपन पढ़ने वाले हैं लैक ओपेरॉन रिलेटेड, वो आपके जो कंसेप्ट्स हैं वो आपको एग्ज़ाम के काम में आएंगे और पेपर में उसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट उसके पहले आपको लैक ओपेरॉन समझना ज़रूरी है, उसका बेसिक समझना ज़रूरी है। तो ये जितना भी हमने आज पढ़ा है वो सब आपको पहले रिवाइज़ करना पड़ेगा, और नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में अपन इसको कंटिन्यू करेंगे कि डिफरेंट म्यूटेशंस आर इन्वॉल्व इन दी लैक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो इसको अपन कल कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना है।